वंदे मातरम दोस्तों, और ऑटोबायोग्राफी के अब इस सीज़न में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी एक एपिसोड मैं बना रहा था, अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए बना रहा था। उसमें एक ऐसी चर्चा छिड़ गई, वो पूरा एपिसोड ही दूसरी तरफ चला गया। मुझे उसका टाइटल ही चेंज करना पड़ गया। एनीवेज़, अपनी ऑटोबायोग्राफी की तरफ आते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी में मैं अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा था, और हम धीरे धीरे उस हिस्से की तरफ मूव कर रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। उसकी तरफ हम आगे बढ़ना कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे वाक्षी के बारे में। वाक्षी वो लड़की जो काल्पनिक नाम दिया गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि लाइन मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी में बार बार ज़रूरत पड़ेगी दिखाने की दुनिया को। अब के बाद में जितनी कहानी मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है। इसका वास्तविकता के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? बस तुम्हारा मन करे, क्योंकि मेन चीज़ है भैया निष्कर्ष निकालना। क्योंकि अब वर्तमान की तरफ जाते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑटोबायोग्राफी की वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी हो। इसलिए बार बार वीडियो में मैं एक चीज़ कहूँगा, अब ये मेरे मन की मनगढ़ंत कहानी है। तुम इसे काल्पनिक समझो, तुम रियलिटी समझो, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। मेरा उद्देश्य है कि इस कहानी के मकसद से मैं बार बार अपने उद्देश्य बता चुका हूँ। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे शेयर मत करना कहीं पर। इन ऑटोबायोग्राफीज़ को कहीं मत शेयर करना। जो मुझे जानते हैं, जिनमें धैर्य पेशेंस है, जो किस्मत से ईश्वर जिनको दिखा रहा है, वही केवल इसे देखें, बाकी लोग ना देखें। पहली बात, अगर आप इसकी इज़्ज़त करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रही है। दूसरी बात, इससे सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। मुझे पर्सनली गांधी जी की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ के, स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफीज़ पढ़ के बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला। इसलिए मैं उनके जीवन से सीखी हुई चीज़ों को अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से बता रहा हूँ। और इससे जो है व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ मेरे पर्सनल जीवन में बहुत नुकसान मुझे हो सकता है। लेकिन अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था, देखो मैं जीवन के अब शीर्ष स्तर पे पहुँचने जा रहा हूँ। शीर्ष स्तर में क्या है? जीवन जीने का जो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। आप जानते हो ना, मेरे जीवन का उद्देश्य है ये। कल को मेरे बच्चे आएंगे, मेरे से पूछेंगे, पापा आप मुझे जीवन के अंदर ये चीज़ बता दो, 1 2 3 4 ये कर लिया तो भाई जीवन सक्सेसफुल है तुम्हारा। इस प्रश्न का जवाब नहीं है ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में किसी के पास। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मेरे को ये जवाब देना पड़े, बेटे मेरे को नहीं पता। वो कहे बापू यार कसम से यार 50 साल हो गए तेरे को ज़िंदगी बिताते हुए, तुझे अभी तक ये नहीं पता चला जीवन जीने का सही तरीका क्या है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। अगर आपको इस बात में अभी भी घमंड हो, तुरंत पॉज करो, स्टॉप करो और लिखो कमेंट में, मैं बताता हूँ जीवन जीने का ये तरीका होता है, टक 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 टक। और आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो, फंस जाओगे। मैं अच्छा खासा फंसा दूंगा आपको, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। क्योंकि मैं दिन रात ये शास्त्रार्थ समझ के मैं उससे आगे के प्रश्न जो उठ रहे हैं उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर दे इन चीज़ों को, है ना। तो मेरा इस ऑटोबायोग्राफी के थ्रू केवल और केवल एक मकसद है, जो भी व्यक्ति इनको देख रहे हैं वो जीवन जीने के सही रास्ते की तरफ हम जानने में सफल हो जाए। एक ऐसा रास्ता मैं चुनना चाहता हूँ जिसको एक आम आदमी फॉलो करे और वो कह सके भाई जीवन जीने का सबसे बेस्ट रास्ता है। मैं नहीं जानता, अभी तक की मेरी बुद्धि के अनुसार ये जीवन जीने के सबसे बेस्ट रास्ते हैं। मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से, कि मैं खुद अगर अपने जीवन में सुखी हो पा रहा हूँ, शांति पा रहा हूँ, तो हो सकता है बाकी लोगों को भी मिले। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं 3 चीज़ों में विश्वास करता हूँ: नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। ईश्वर ने वो सर्कमस्टेंसेस भी दिए हुए हैं, मैं इन तीनों पे काम कर रहा हूँ। अब इन तीनों के ऊपर करते हुए, नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना करते हुए समाज कल्याण की लगातार कामना करना। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बार बार गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा ये समाज सृष्टि की कल्याण की कामना करना ही सबसे बड़ा तेरा कर्म योग है, उसको तुझे करना है। तू मेरी पूजा कर या ना कर, इस समाज को बेहतर करने में दिन रात लगा रहे। अब ईश्वर ने मुझे काम ही ऐसा दे दिया, मैं इसके अंदर लगा रहता हूँ। दूसरे बच्चों तक अच्छा पौष्टिक भोजन ईमानदारी से पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, तो वो तो मेरे कर्म में ही आ गया, वो मुझे पुण्य दे रहा है इतने ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ मैंने 4 प्रकल्प और छेड़ लिए, पर्यावरण छेड़ लिए, गौ रक्षा छेड़ ली, आपका ये वैदिक गुरुकुल छेड़ लिया, और साथ में जैविक खेती, 4 चीज़ें छेड़ी हुई हैं। तो मैं तो उसके थ्रू अब ये लगातार पुण्य, एक के बाद एक चीज़ जो है वो पुण्य अर्जित करता जा रहा हूँ, और वो चीज़ जो है मेरे जीवन को सक्सेसफुल करती जा रही है। तो ऑटोबायोग्राफी का मेरा जो मकसद है वो बड़ा सिंपल है। मैं नहीं चाहता इसको लाखों लोग देखें, मुझे बहुत शर्म आती है कोई अगर मेरे सामने ये ऑटोबायोग्राफी चला दे। तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ये करना पड़ रहा है। वो मजबूरी इसीलिए है कि पहली बात कि जिस
जिन ऑटोबायोग्राफीज़ को, बायोग्राफीज़ को पढ़कर मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब ये मेरे ऊपर कर्ज़ है कि ईश्वर ने अगर मेरी लाइफ को एडवेंचर बनाया है तो उस एडवेंचर को मैं आपके सामने रखूं, ताकि इससे अच्छा या बुरा सीख कर कोई सामने वाला व्यक्ति वो अपने जीवन को और ज़्यादा बेटर बना पाए। क्योंकि अगर मैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ता होता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऑटोबायोग्राफी बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अब उसको कभी दोबारा टच करेंगे, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में ऐसा क्या था जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ सत्य और सच आपको बता सकूं। ठीक है जी। तो ऑटोबायोग्राफी एक तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया ये समाज कल्याण का एक मुझे काम लगता है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भाई मेरे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल जीवन के साथ आएंगे। हर बार मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा। उनके मन में जब भी कोई प्रश्न आए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ऑटोबायोग्राफी को देख लें। इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होंगे जो शायद मैं सामने बैठ के उनको नहीं बता पाऊँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो उसके माध्यम से वो भी कभी जीवन में देख लेंगे, तो उसको समझने का शायद उनका एक दृष्टिकोण अलग होगा। मुझे लगता है मैं उन्हें एक बेहतर जीवन इसके माध्यम से देने में कामयाब हो पाऊँगा। इसलिए ऑटोबायोग्राफी की सीरीज़ में बना रहा हूँ। कल को जैसे इसमें विवाद वगैरह कुछ उठेगा, मैं उठा के इनको वीडियोज़ को प्राइवेट कर दूँगा। पहला मेरे प्रायोरिटी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बनाना, ताकि उनसे मैं उनके ज्ञानवर्धन पे मदद कर सकूं। दूसरा काम है समाज कल्याण में, समाज को इन ऑटोबायोग्राफीज़ को देख के कुछ अच्छा सीखने को मिलता हो तो भाई सीख लो। शेयर में मैं इसलिए बिलीव नहीं करता, उल्टे सीधे लोगों के पास जाएंगे। वैसे तो लोग देखते ही नहीं है इतनी लंबी वीडियोज़, जान जान के मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, ताकि इसमें अटरम शटरम जितने लोगों को सारे हट जाएँ। जो रियल में किसी एक अच्छे कंटेंट को सुनने के, समझने के लिए इच्छुक हो, वही इसको देखें। तो इसका बिल्कुल प्रचार प्रसार मत करो, कुछ मत करो, बस इसमें मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा बुरा जो भी है, इसको बस हजम कर सको तो हजम कर लो भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। अब हम आते हैं अपने आगे के एंड में। तो मैंने पिछली वाली ऑटोबायोग्राफी में बताया वाक्षी, जिससे मेरे को अथाह प्रेम था। अब उसका पहला ट्रिप जो था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया था। वापस मैं कूर्ग से जो था, अच्छा हाँ, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो। इसके आगे की ऑटोबायोग्राफी की जितनी सीरीज़ बनेगी, मैं बना रहा हूँ मनगढ़ंत कहानियाँ, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, और केवल मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं अपना बोले जा रहा हूँ, मेरे दिमाग की उपज है। इससे आप कुछ सीख सको तो सीखो बस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिक्शियस है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मजबूरी है, ऑटोबायोग्राफी नाम लिख दी। अभी तक की जितनी मैंने बताई वो सारी रियल थी, आगे मैं मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने वाला हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ वापस। तो वो वाला जो ट्रिप था मेरा सारा पूरा हो गया। अब ट्रिप पूरा होने के बाद में मैं आया जी, अब वापस आया, और जब वापस ट्रेन के अंदर आ रहा हूँ तो वो बिताए हुए सुनहरे पल, एक एक पल मेरी मेमोरी के अंदर छपता जा रहा है। किस तरीके से वाक्षी पहली बार बेंगलोर में मुझे मिली, सबसे पहली बार जब मैंने उसे अपना हाथ दिया, किस तरीके से वो सकुचाई। जब हम गए, तो जब हम घोस्ट हाउस में गए तब मैंने कैसे उसे स्पर्श किया, उसकी एक एक हंसी, एक एक मुस्कान, एक एक प्यारी प्यारी बात। वापस कूर्ग से दिल्ली तक आते हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 36 घंटे का रास्ता था ट्रेन में, और इस 36 घंटे के अंदर मैंने उन मोमेंट्स को बार बार जिया। यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि तुरंत कभी कोई बच्चे होते हैं ना जो आपस में फिज़िकल होते हैं, तो हम उस चीज़ को अपराध बोल देते हैं। हम बोल देते हैं अरे ये गलत काम है, ये बिल्कुल गलत काम है। तो जब मेरे बच्चे ये वीडियोस अगर देख रहे होंगे, मैं उन्हें इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, देखो बेटा गलत कुछ नहीं है। आपके अंदर इमोशंस, हॉर्मोन्स ज़ोर कर रहे हैं, आपको फिज़िकल नीड है। मैं किसी भी चीज़ के लिए जो है इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। द ओनली थिंग आई वॉन्ट इज़ कि भैया जो आपका पार्टनर है, ही शुड बी एट अ लेवल कि आप उनसे कुछ उम्मीद कर सको। आप बिना टेस्ट लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एंटर मत होने दो। ये जो मैंने मोमेंट्स बिताए वाक्षी के साथ, हो सकता है वाक्षी की शादी आगे जाके किसी और से हो सकता है उस व्यक्ति को पसंद ना हो कि मैंने वाक्षी के साथ में इस तरह का समय बिताया, इस तरह की जो है हमारी रिलेशनशिप रही। लेकिन इसके ऊपर ना तो वाक्षी को पछतावा होगा, ना मुझे पछतावा होगा, बिकॉज दिस वॉज ट्रू लव। मेरी
मेरी जितनी रिलेशनशिप्स हैं, जितनी भी लड़कियों के साथ में आई स्पेंड टाइम इन बेड, ना उन लड़कियों को पछतावा है ना मुझे पछतावा है। आज तक पछतावा नहीं है, आज तक पछतावा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके रीज़न को समझिए। उसके रीज़न ये है कि जिस समय पे वी वर गेटिंग इनटू द बेड, हमने अपनी लिमिट्स को तय किया था। जाने को तो हम और ज़्यादा कर सकते थे ना, मैं सामने वाली लड़की का फ़ायदा उठा सकता था। जब एक लड़की बेड में है, आप चाहें तो कितनी भी आगे बढ़ सकते हैं। कैसे रोकेगी लड़की? आपको नहीं रोक सकती। ऊपर से वो आपके प्यार में पागल है। जितनी लड़कियों के साथ में मैं जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट मी हु इज़ फोर्सिंग देम टू कम इनटू द बेड। वो बेचारी खुद मुझे, हर कोई लड़की जो इतना प्यार कर रही है एंड आई एम गेटिंग इनटू बेड विद देम, तो लड़की कितना ना बोलेगी, नहीं बोलेगी। लेकिन ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस लड़की के साथ में जो उसकी मर्यादा की रेखा, जो उसके लिए ज़रूरी है, उस रेखा को पार ना करे। और इसीलिए मैं गर्व से इस ऑटोबायोग्राफी में बता पा रहा हूँ कि इतनी लड़कियों के साथ सोने के बाद भी एक भी लड़की के साथ में हमने उस हद को पार नहीं किया जिस हद को पार करने के बाद उस बच्ची को ज़्यादा दिक्कत होती, एक्सेप्ट फॉर दिस वाक्षी। ये बच्ची फंस रही थी, ये बच्ची केवल फंस रही थी। ये मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन इसको इसके संस्कार रोक रहे थे, इसको, है ना, इनके पिता की बताई हुई लिमिट्स रोक रही थी। और ये जो शायद मेरे बच्चे जब होंगे, वो आजकल क्या कहते हैं, जेन ज़ी बोलते हैं ना, नई जनरेशन के होंगे, पता नहीं आपको। लेकिन ये चीज़ सोचिए, ये कितनी खूबसूरती इस प्यार के रिलेशन में लेकर आ रही है। आजकल के बच्चे शायद ये शर्माना, बार बार मनाना, मर्यादाओं के अंदर रहने का भी ना अपना एक मज़ा है। और ये शायद हम आज के समय में ये भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने मर्यादाओं को हटा दिया है। मर्यादा में रहते हुए कभी आपसे थोड़ी सी आप मर्यादा की रेखा को पार करते हो, फिर वापस आते हो, थोड़ी पार करते हो, वापस लेकर आते हो। इसमें भी मज़ा है। इस मज़े को शायद हम अब इसको ना महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मर्यादाओं की रेखाएं पार करते जाते हुए। लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट कि जितनी लड़कियां मेरे जीवन में आई, उनकी मर्यादाएं थी, जिन मर्यादाओं को उनकी इजाज़त के बिना मैंने नहीं तोड़ा। एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो। आगे एपिसोड्स आएंगे ऐसे, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि मर्यादा की रेखा अगर टूटी भी तो क्यों टूटी, क्या रीज़न रहा। बट दिस इज़ वॉट वी नीड टू लर्न। अब अगर मेरी बच्ची है, कल को वो बड़ी हो जाती है, तो उसको ये ऑटोबायोग्राफी की केवल सीरीज़ देखनी है। मैं उसके लिए भी यही संदेश बना रहा हूँ। यू वॉन्ट टू गेट फिजिकल विद समवन, इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। और मुझे वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। द ओनली थिंग आई वॉन्ट इज़, जो लड़का आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, आप उसको इतनी आसानी से मत आने दो। इसीलिए मैं अपनी बच्ची को धर्म और अधर्म की शिक्षा दे रहा हूँ। जब मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई है, तो मैंने उसको अच्छे से परखा है, उसको जाना है। आप बिना परखे, बिना जाने, और उस व्यक्ति को चुनो अपने जीवन के लिए जो धर्म को समझता हो, धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को जानता हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आप जीवन में कभी आगे भी बढ़े ना, तो आपको दुख नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक पिक्चर आई थी आराधना, राजेश खन्ना वाली, जिसमें राजेश खन्ना थी और क्या नाम था, शर्मिला टैगोर थी, राइट। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देखिए उस फिल्म को। तो शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना, दे स्पेंड टाइम विद ईच अदर। राजेश खन्ना की उसके बाद डेथ हो जाती है, इट्स ओके, ही वॉज अ नाइस गाय, वो एक अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होने वाला था, आप उनके साथ फिजिकल हो गए, और वो उस समय की बात बताई गई है। देखिए कब फिल्म रिलीज़ हुई थी। लेकिन इस ज़िंदगी के ऊपर आपको पछतावा नहीं होगा। वो पूरी फिल्म में यही कहती रही कि हमने प्यार किया था। और अगर यहीं पर सामने वाला व्यक्ति अनडिज़र्विंग होता है, वो उसका फ़ायदा उठा लेता है, वो कल को ब्लैकमेलिंग करता है। इसका उदाहरण बताता है कि कल को वाक्षी ने जब मेरे को ये बोला कि आई एम रेडी टू स्पेंड टाइम विद यू, बट तुम कोई फ़ोटो वीडियो नहीं बनाओगे। तो आप ये सोचिए, मैं इस तरह का था कि मैंने एक फ़ोटो खींच ली थी। मैंने एक फ़ोटो और एक वीडियो बनाई नहीं थी, एक आधी फ़ोटो वीडियो मैंने वैसे ही खींच ली थी उसको चढ़ाने के लिए। और मैं जब जैसे ही गया, वो ट्रेन में चढ़ा, तो मैंने वो फ़ोटो उसको भेजी। मैंने कहा देख, तूने इतना कहा था, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोटो खींच ली। शी शाउटेड ऑन मी, शी सेड, वरुण यू हैव बिट्रेड मी। तूने मुझे कहा था कि तू फ़ोटो वीडियो नहीं करेगा, और अगर तू इसको फ़ोन में से डिलीट कर भी देगा। अच्छा, वो स्मार्टफ़ोन, इससे पता चलता है कि उस समय आ भी गए थे, राइट। तो हमें ये भी, हाँ 2015-16 में तो कब के स्मार्टफोन्स आ गए थे यार, हमारे पास भी आ गए होंगे।
जो हमारा पिछली बार का प्रश्न था कि स्मार्टफोन आए कि नहीं, तो उसने मुझे उस समय पे वाक्षी ने मुझे कहा था कि अगर तू अभी फ़ोन में से डिलीट कर भी देगा ना यार, इट इज़ स्टिल इन योर फ़ोन मेमोरी, ये मुझे हमेशा हॉन्ट करेगी। तू अच्छा है, ये अच्छी बात है यार, यू आर अ गुड पर्सन, लेकिन यू आर अ गुड पर्सन वो तुम्हें अपने जेस्चर के थ्रू दिखाना भी पड़ेगा। ये भी मैं अपनी बच्ची के लिए इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, अगर वो इस एपिसोड को देखेगी तो। कई बार होता है ना, सामने वाला व्यक्ति बोलता है यार तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, कहते भाई मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है तो इसमें गलत क्या है? मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ चाहती हूँ। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, बी वेरी क्लियर इन योर रिलेशनशिप्स। मेरी चाहे भी किसी भी लड़की से किसी भी तरह की, अब आप देख रहे हैं ना जितने भी एपिसोड्स रही हैं, आई बीन क्रिस्टल क्लियर विद देम, भाई ऐसा है, ऐसा ही होगा, अब तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, नहीं लगता है तो ना करो, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए भैया। ऐसा नहीं है कि दूसरे के दबाव के अंदर, आजकल बच्चियाँ हैं फ़ोन के ऊपर, आज दूसरा चाहता है तो भाई आप खुद को अनड्रेस भी कर रहे हो, वीडियोस बनवा रहे हो, यू विल बी फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। आप उस ट्रैप में भरोगे, आप नाजायज़ चीज़ ना तो मांगोगे, नाजायज़ चीज़ ना तो करोगे। आप किसी के साथ प्यार में जा रहे हो, आप मर्यादाओं की रेखाओं को पहले सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में वो नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, नो मतलब नो। अब अपने हिस्से की मर्यादा का आपको ध्यान रखना है, मेरे हिस्से की मर्यादा का मेरे को ध्यान रखना है। इतनी स्ट्रिक्टनेस करके अपने को जाना पड़ेगा, राइट? तो वो धीरे धीरे फिर परत खुलती है, तो उससे प्यार भी बढ़ता है, कहने का मतलब ये। तो वापस जो थे, मैं वहाँ से वापस आया, ऑफ कोर्स वो फिज़िकल लव जो हमारे बीच में हुआ उसने हमारे प्यार को और ज़्यादा गहरा कर दिया था। पढ़ाई में मेरी लगन और बढ़ने लग गई थी, बिकॉज़ अब मैं सीरियस हो गया था। मेरे को ये महसूस हो गया था कि इस लड़की के बिना जो है मेरी ज़िंदगी नहीं बन पाएगी और मुझे इससे ज़रूर शादी करनी है। शादी करने के लिए मेरा IAS ऑफिसर बनना ज़रूरी था और मैंने अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा भी दी। तो इट वाज़ वर्किंग फ़ाइन फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही खुश थे। ऐसा ही हुआ और 2-3 महीने और गुजर गए। इसके बीच में एक और एपिसोड जो था वो मुझे याद भी आया। खुराफाती तो हम थे ही शुरू से, तो मैं क्या करा, अब कोचिंग लेनी थी IAS की। तो मैंने कहा यार कोचिंग कहाँ से लेंगे, पैसे वैसे कोई बहुत ज़्यादा थे भी नहीं, वो बाजीराव तो हमने करा नहीं था। तो मैंने कहा यार प्रीलिम्स वगैरह तो चलो क्लियर कर लेंगे। तो वहाँ पे ना इंग्लिश की कोचिंग क्लास चल रही थी, वो UPSC SSC वगैरह के लिए इंग्लिश करवाते थे। उस क्लास में मैं जाता था, वहाँ पे एक टीचर थे। तो टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते एक दिन कह दिया, एक इंग्लिश में लाइन थी, उसमें उन्होंने बताया कोप अप विद, COPE UP और WITH, कोप अप विद। ये कोप अप विद जो होता है ये गलत बोलते हैं हम, इसको कोप विद लिखना चाहिए। अब मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बचपन से हम अंग्रेज़ी यूज़ कर रहे थे, उसमें लिख रहे आई वॉज नॉट एबल टू कॉप अप विद दिस, यही बोलते थे ना नॉर्मली अंग्रेज़ी भाषा में। जैसे उन्होंने बोला मेरे मुंह से निकला सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बताई। अच्छा, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, अरे सर ऐसे होता है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं था। उनको, टीचर को ऐसा लगा जैसे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, अरे इसको नहीं पता। तो उन्होंने मुझे टोक कर बोल दिया खड़े हो जाओ तुम। मैं खड़ा हो गया। कहते तुम्हें इतनी सी चीज़ नहीं पता कि कॉप अप विद की जगह कॉप विद होना चाहिए। मैंने कहा सर बचपन से मुझे नहीं लगा, मुझे तो लगता था कि कॉप अप विद ही करेक्ट है, ये तो मुझे पहली बार पता चला कि कॉप विद है। उन्होंने उसके ऊपर मुझे डांट दिया थोड़ा सा। अब डांट दिया तो हम तो हैं खुराफाती, हमने तो आज तक अपनी कभी टीचर, स्कूल टीचर को और कॉलेज वालों को नहीं सुना। मैंने जैसे बताया कॉलेज में मेरे कारनामे थे, अब तो और भी ज़्यादा ऑडेशियस हो गए। तब तो आप नौकरी कर रहे थे, भाड़ में जाए उसका इंस्टीट्यूट। मैं अड़ गया। मैं कहा सर तो क्या हो गया, मैंने पूछ लिया तो कॉप विद हो गया, तो तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम बात। मैंने कहा बात मैं प्रिंसिपल के पास जाके अपने पैसे वापस मांगूंगा। मैंने कहा हम पैसे दे रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, भाड़ में जाए चीज़। आपसे पूछ लिया और मैंने तो पूछा नहीं। मैं तो इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ, तो हैरान भी नहीं हो सकता व्यक्ति, कैसा स्कूल है आपका। मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो अपने पैसे वापस लूँगा। मैं प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। प्रिंसिपल के कमरे में जाके कहा, मैंने कहा सर पैसे फीस वापस करो, आपके इंग्लिश के टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता। अच्छा, गर्मी और वैसे ही तेज़ है तेवर तो हमारे, अब ऊपर से हम सेल्स में आ गए, बोलने की कमी नहीं सारी चीज़ों की। प्रिंसिपल कह रहे भाई क्या चाह रहा है, ठंडा हो जा, आराम से बैठ जा, बताओ आराम से बैठ के क्या हुआ। मैं कहा मुझे बता दो सर, कोप अप विद लिख रखा था, मैंने इनसे कह दिया सर कोप विद है, ये तो मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। इतनी बात पे आपका टीचर डांटने लग गया। उन्होंने टीचर को बताया, इंग्लिश प्रिंसिपल को, वो जो इंग्लिश टीचर था उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा सर क्या हो गया। कहते यार ये व्यक्ति बच्चा जो है बदतमीज़ी कर रहा है। अब मैंने कहा जी बदतमीज़ी गई भाड़ में, मुझे नहीं पढ़ना आपके यहाँ पे, अगर ये इस तरह की पढ़ाई है तो। प्रिंसिपल ने कहा बेटा तू दूसरी जगह पे दूसरी क्लास में बैठ जा, इंग्लिश में मत पढ़, तू ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब कुछ पढ़ ले, आज के लिए 1-2 दिन में मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा करके बताया गया, दूसरी क्लास में बैठ गया। तो कहने का मतलब मेरे को वो याद आया तेवर के अंदर कि जब मैं इस तरह से IAS की तैयारी कर रहा था, तो इस तरह के तो अपना तेवर लेके चल रहे थे। बताओ
इसीलिए तो मतलब एक तो समस्या मेरे साथ क्या रही है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। जितना मैं हूँ, जितना मैं एक्चुअल में हूँ, मैं खुद को उससे ज़्यादा तुर्रम खान समझता हूँ। जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा तुर्रम खान खुद को मैं समझता हूँ, और जितना मैं खुद को समझता हूँ मैं उससे ज़्यादा तुर्रम खान हूँ। अब इसकी गहराई को, लाइन को समझना भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली है क्या, हुआ ये है कि मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो आपको मैंने अलग अलग एरिनाज और एक्सपोजर दिखाए हैं, मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता था। तो मैं दिन रात जो था ना कुछ ना कुछ करता ही रहता था। अब सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, आप अपनी रसोई में इडली बना रहे हो, इडली के साथ साथ आपने दूसरे तवे पे पराठा बनाना भी शुरू कर दिया, आपने इधर सांभर डोसा भी चढ़ा दिया, आप समझ रहे हैं, इधर से आप लस्सी भी बना रहे हो। अब दुनिया को दिख रही है केवल इडली, बात समझ में आ रही है, दुनिया को दिख रही है कि ये इडली बना रहा है। दुनिया किस चीज़ की ताली बजा रही है कि भाई तू इडली बना रहा है, बहुत अच्छी इडली बना रहा है, बाकी चीज़ों का नहीं पता उसे। तो ये मैं जितना हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इडली बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं खुद को तुर्रम खान समझता हूँ, क्योंकि मैं बना तो डोसा वोसा भी रहा हूँ, वो दुनिया को नहीं पता, लेकिन मैं तो बना रहा हूँ 4 चीज़ें। तो जितना दुनिया मेरे लिए तारीफ़ कर रही है उससे ज़्यादा तुर्रम खान तो मैं खुद को समझूंगा ही, क्योंकि मैं 5 चीज़ें और फैला के बैठा हूँ। समझ नहीं गए? तो उतना तो मैं समझूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ मैं खुद को तुर्रम खान 5, और जितना मैं तुर्रम खान खुद को 5 समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये 5 को अर्जित करने की काबिलियत भी मैं साथ साथ ईश्वर के आशीर्वाद से करता जा रहा हूँ। जिस समय पे आप मुझे देखकर जितना मुझे समझ रहे हैं, मेरी जड़ें इससे ज़्यादा गहरी हैं, इससे ज़्यादा गहरी हैं और बहुत ज़्यादा गहरी हैं। ये मुझे तब एक्सप्लोर करने में पता चलता है जब ईश्वर मुझे चैलेंज के अंदर डाल देता है, मुश्किल में डाल देता है, निकालता वही है, लेकिन उस समय पे मेरी इतनी पावर तेज़ काम कर रही होती है कि दूसरा बंदा सामने वाला घबरा जाता है। आगे वाले एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं ये किस तरह से चीज़ें होती हैं। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑटोबायोग्राफी का ये सेशन चल रहा है, जीवन में आनंद चल रहा है। आनंद इसलिए भी है क्योंकि जीवन जीने के, कहते हैं जीवन जीने का अगर मकसद पता चल जाए ना, और व्यक्ति उस मकसद को पूरा करने में लग रहा हो, तो उसका जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इस समय मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी और सुख मुझे जो चीज़ दे रही है वो ये कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ जी, तो मुझे जो है जीवन का मकसद पता चल रहा है, और जीवन का मकसद जब निस्वार्थ भाव से समाज सेवा या राष्ट्र सेवा बन जाए, ईश्वर आपको इस प्रकार से काबिल बना दे कि आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा या देश सेवा करने में संलग्न हो जाए, तो वो चिर आनंद को प्राप्त करवाता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान नारायण का, महादेव का, उन सभी देवीय शक्तियों का जिन्होंने मेरी बुद्धि को इस सन्मार्ग में लगा दिया, और इसको इतने अच्छे तरीके से लगाया कि मुझे किसी की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। केवल मैं नारायण महादेव उसके नाम का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जीवन में दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। आगे जाकर मैं जानता हूँ जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो मुश्किलें उसी प्रकार से मेरे जीवन में आएंगी जैसे श्री राम के जीवन में आई थी, जिनको पार करने के बाद या तो मैं यश प्राप्त करूँगा, या कीर्ति प्राप्त करूँगा, या समाज और राष्ट्र के प्रति एक दृष्टांत जो है वो देकर जाऊँगा, जिसके कारण जो है, जिसका अनुसरण जो है वो लंबे समय तक किया जा सकता है। मुझे खुशी है ईश्वर ने मुझे आज कितने 38-39 साल की उम्र होगी, इसको बहुत तेज़ मैंने जिया है, बहुत एडवेंचरस तरीके से जिया है और बहुत अच्छे से जिया है। इसीलिए अपनी ऑटोबायोग्राफी में आप सबके साथ में साझा भी कर रहा हूँ। अगर हमारे घर में भी बच्चे जो हैं, जैसा जीवन मैंने जिया, जो मुझसे गलतियाँ हुई वो गलतियाँ वो ना करें, और जो अच्छाइयाँ मेरे अंदर है उनको समझते हुए इस तरह के जितने भी स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सब लोगों की, महापुरुषों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हुए अपने जीवन का एक आदर्श बनाते हुए आगे बढ़ें, तो जीवन जो है वो जीने का मज़ा आएगा। ये जीवन जीने में आसान होगा नहीं होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जीवन जीने में सार्थक महसूस होता है, ये चीज़ है। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुख्य अपना एपिसोड है उसको कंप्लीट करते हैं। मेरी आदत है, मैं जब भी आउट ऑफ वे जाता हूँ
तो जो टॉपिक मेरे दिमाग में आए उसको टॉपिक को बीच बीच में एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। अब ये आदत इसलिए सहन की जा सकती है क्योंकि टॉपिक सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार दिमाग में विचार अच्छे आते नहीं हैं, तो जब भी आते हैं तो उसकी प्रायोरिटी बनी हुई है। अब मैं आपसे लव लाइफ अपनी जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये मोहब्बत और इश्क क्यों कहते हैं, ये ईश्वर की इबादत है। अब हम उस जोन के अंदर एंटर करेंगे जहाँ पर मोहब्बत जो है वो ईश्वर के समान जो है, वो ईश्वर की भक्ति के समान जो है वो आदरणीय हो जाता है। तो और बीच में स्पिरिचुअलिटी है या कुछ है, अगर कुछ भी समझ में आता है, क्योंकि सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी को जो है वो तवज्जो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए बीच बीच में जो भी टॉपिक ध्यान में आता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बात है। तो हम अपनी लव लाइफ पे आते हैं। अब इसमें हुआ ये कि जो मैंने बताया कि वहाँ से वापस आने के बाद में, जब मैं कूर्ग से बेंगलोर से वापस आया, आने के बाद में कहते हैं ना किसी के साथ विवाह से पहले फ़िज़िकल नहीं होना चाहिए, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने डिफरेंट समझ लिया। विवाह से पहले कोई फ़िज़िकल होना चाहे हो जाए, मैं उसे गलत नहीं मानता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आए तो आप फ़िज़िकल हो रहे हो। देयर शुड बी सर्टेन पैरामीटर्स। जो दो आत्माएं, जो दो शरीर आपस में मिल रहे हैं, जैसा मैंने बताया, ये सौभाग्य था मेरा कि जितनी नारियां मेरे साथ मिल रही थी, मैंने अलग अलग के आपको व्यक्तित्व बताए हैं। पता नहीं आज के समय में वो मिल पाएंगी कि नहीं। वैसे तो मेरे आसपास आज भी जो हमारे परिवारों से संस्कारी जो बच्चियां निकल रही हैं, उनमें मैं वो अंश देखता हूँ, लेकिन जब ये सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं तब लगता है कि नहीं, वो चीज़ें हम खोते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो कहने का मतलब ये है, मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि दिमाग पे ये बर्डन नहीं रखना कि आप शादी से पहले फ़िज़िकल नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं, लेकिन आपके खुद का एक तो स्टेचर ऊपर करिए। ये नहीं कि जब भी है तो हाँ ही बोलना है, ना बोल रहे हो, क्या रीज़न है, धर्म को प्राथमिकता देते हुए, खुद को संयमित रखते हुए। एकदम मत बिखर जाओ भाई, संयम में रहना सीखो, चीज़ों को कंट्रोल करना सीखो। अभी ये जो प्रेम संबंध है, इससे ज़्यादा जटिल एक एपिसोड आपको बताऊंगा। ये तो क्या है, ये अब हम सच्चे प्रेम को समझेंगे, जो जिसे एक सच्चा प्रेम कहा जाता है। मैंने जीवन में उसको समझा जब मैं वाक्षी के संपर्क में आया। इससे नेक्स्ट एपिसोड जब मैं आपको बताऊंगा, जब मेरे जीवन में सब कुछ, मुझे आज मेरा विवाह हो गया, सब मेरे को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद भी एक लड़की है जिसके प्रति मैं काम उत्तेजना जो है वो महसूस हो रही है। वो प्रेम नहीं है, मैं भी जानता हूँ। बात समझ रहे हैं? अब आप समझिए, उम्र कितनी, 38 ईयर्स है, और हम कोई बुरे आदमी तो नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं, सारा दिन काम में भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। ईश्वर परखता है, ईश्वर परखता है कि आप अपनी बुद्धि और मन का अंकुश कितना लगा सकते हैं। तो आवश्यकता नहीं है, सब पूर्ति हो रही है, सुख दे रखा है ईश्वर ने, सब कुछ दे रखा है, फिर भी टेस्टिंग करने के लिए ईश्वर, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुखी हो, उसको हर रोज़ टेस्ट करता रहता है। कभी काम वासना जगाएगा, कभी अहंकार जगाएगा, कभी मोह में डालेगा, और वो चाहता है कि तुम गलत काम करो ताकि वो गिर जाए ऊपर से। वहाँ पर वही व्यक्ति पहुँचेगा सबसे ऊपर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से हर रोज़ जूझते हुए वो अपने आप को स्वच्छ रखने में कामयाब हो जाता है। तो ये जो मैं प्रेम संबंध बता रहा हूँ, ये सच्चा प्रेम संबंध है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। आगे के एपिसोड्स बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि काम वासना जो वो किस तरीके से एक व्यक्ति को जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार में, अहंकार किस तरह से व्यक्ति को जो है वो घेर लेता है चारों तरफ से। तो इसको मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सानिध्य नारायण का है, साथ में महादेव का है, बुद्धि ठीक लगी हुई है, सद्बुद्धि है, गौ माता का आशीर्वाद है, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है। तो किसी तरह हम उससे बचाने में खुद को कामयाब हो जाते हैं। और मुझे ये भी एहसास होता है कि जब 38 ईयर्स में इतना अनुभव होने के बाद हमारे लिए ये करना इतना मुश्किल है, तो आज के नौजवान 18-20 साल के, वो खुद को कैसे बताएंगे। तो इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम इस अंश को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। और अगर कोई बच्चा 18-20 साल का इसको देख रहा हो, वो ये बिल्कुल कोशिश करे, क्योंकि देखो सज़ा तो मिलेगी। अगर 38 ईयर्स पे जाकर मैं कोई पाप करूँगा, मैं कोई गलत काम करूँगा, तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा। 18 साल का कोई बच्चा करेगा, उसे भी भुगतना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा, गलतियों की सज़ा तो उठानी पड़ती है। और अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो हमारा तपोबल बढ़ता है, मैंने पहले वीडियो में डिस्कशन की हुई है, बीच की वीडियोज़ होंगी, उनको खंगालिए आप, मैंने बताया हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल फिर भी दे देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको समझिए। होता क्या है, 18-20 साल का कोई युवक है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। आपने 16 साल के हो, आपने एक लड़की को देखा या लड़की ने लड़के को देखा, आपके अंदर सबसे पहले काम उत्तेजना जागृत होगी। काम उत्तेजना नहीं जागृत होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जागृत होगा कि इस व्यक्ति के बिना मैं नहीं रह सकता,
या रह सकती। जैसे ही आपके अंदर होगा तुरंत क्या होगा, यार कुछ भी करो, इससे संपर्क करो, कुछ भी करो, संपर्क साधो। यहाँ पर धर्म ये कहता है संपर्क साधने से पहले आप उसका आंकलन करें कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं संपर्क साध रहा हूँ, कल को अगर ये व्यक्ति मेरे साथ में सीरियस हो गया रिलेशनशिप के अंदर और इसने कह दिया कि आप विवाह करो मेरे साथ, तो क्या मैं विवाह तक इसका साथ निभाऊंगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। मेरी इतनी रिलेशनशिप्स रही, लेकिन रिलेशनशिप में या तो पहली मुलाकात में मैंने बता दिया कि भैया कुछ भी हो जाएगा, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, अपना मामला क्लियर करके चलो। समझ गए? सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, सबसे ज़्यादा आपको चोट जो कर्म पहुँचाएगा वो ये कि जब आप किसी को धोखा देते हो। 99% रिलेशनशिप्स में पहले बार में मुलाकात में व्यक्ति ये कह देता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे से जन्मों का साथ निभाऊंगा, सब करूंगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति सौम्य है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो सरल है, उसमें धोखा, षड्यंत्र या इस तरह की चीज़ें नहीं है, अगर वो भी ऐसा ही है तब तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर सामने वाला सरल है ना, सामने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्तित्व है, और अगर आपने उसके साथ धोखा कर दिया तो याद रखना, महादेव शराब पीने को माफ़ कर सकते हैं, मांस मदिरा खाने को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात या धोखे को माफ़ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं चाहे 18 साल की उम्र रही या 22 या 25 की, मैं इस चीज़ को भली भांति जानता था। इसीलिए इतने रिलेशनशिप होने के बाद एक भी लड़की को हमने धोखा नहीं दिया, वरना जो उसका आपको पाप लगेगा और जो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा वो भैया रुलाएंगी चीज़ें। इसीलिए मुझे 38 ईयर्स के अंदर काम हमने सारे करे और प्रचंड करे। अभी आगे आगे आपको बताऊंगा मैं, आप देख देख के अब वरुण जी कहाँ क्या क्या कर रहे फिर रहे हो यार तुम, ये चीज़ निकल जाएगी। एक्सट्रीमिटी जो होती है ना गलत कामों की और जो अच्छे कामों की, हमने गलत जगहों पर बैठ के सबसे बेहतरीन काम करने तक में कामयाब हुए हैं हम। अभी तो आप देखते रहना आगे ऑटोबायोग्राफी कितनी कॉम्प्लेक्स। धरती पे जो चीज़ है, चाहे गलत से गलत है, चाहे अच्छी से अच्छी है, मेरा जीवन ही एक्सट्रीमिटी को टच करने के लिए बना था और मैंने उसे टच किया है, मैंने उसे टच किया है। तो जीवन को एडवेंचर तब जाके बना ये जीवन एडवेंचर। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं बताता जाऊंगा एपिसोड्स में, आप उसकी गहराई समझिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ भैया समझ लो, प्यार में किसी को भी धोखा मत दो। अगर वो सामने वाला व्यक्ति सरल हृदय का निकला, जो उसके मन से जो बद्दुआ निकलेगी, जो दुख निकलेगा, वो आपको बर्बाद करेगा, आप ज़िंदगी भर आबाद नहीं हो पाओगे। ये समझ लो, मैं परखा हुआ जीवन के अंदर चीज़ है, और इसीलिए आज मैं इतना सुखी होकर आपके सामने बैठा हूँ। मैं उस सुख को अनुभव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने शराब पी है, लड़कीबाजी करी है, सब करा है, लेकिन किसी का विश्वासघात, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, है ना, और आडंबर करना, ये सारी चीज़ें नहीं करी गई। तो उसी का पुण्य है जो थोड़ा बहुत मैं भोगने में कामयाब हो रहा हूँ। खैर, तो हम वहाँ से वापस आ गए बेंगलोर से, कूर्ग से, और आने के बाद में अब पढ़ाई के अंदर मन ज़्यादा लगने लग गया। अब आपको लग रहा है कि अब आप IAS बनना चाहते हो, क्योंकि आपने उस नारी को, जिसको आप अभी फ़ोन पे सुन रहे थे, अब आप उसके साथ रहे हो 3-4 दिन, आपने उसके प्यार की इंतहा देखी है, उसका नंगे पैर बस तक आना आपको छोड़ने के लिए, उसके प्यार की इंतहा देखी है। एक लड़की जिसके लिए अपनी अस्मिता कितनी ज़्यादा, ये तो आजकल के बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे 99%, लेकिन एक लड़की जो अपने घर के संस्कार को लेकर चल रही है, वो अपने प्यार के लिए, मैंने बताया ना वो एक लेवल, उस दिन रात को जो हुआ, जो हाथ गया और उसके बाद में वो झंझना गई और दूसरे कमरे में चली गई, हर एक स्टेप के ऊपर लड़की जो होती है, जो संस्कारी लड़की होगी, वो हर एक स्टेप आगे बढ़ाने के बाद खुद के अंदर थोड़ा गिल्टी महसूस करती है। उस गिल्ट को दूर करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लड़की खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। तो वो जो एक स्टेप आगे बढ़ा, उसको बढ़ने के बाद उस लड़की को पछतावा उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको मुझ पे ये विश्वास था कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये ज़िंदगी भर मेरा साथ निभा सकता है, ये आगे चलकर मेरा साथ निभाएगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, इसलिए गिल्टी नहीं हुई। नहीं तो उस रात के एपिसोड में उसको गिल्टी भी बहुत ज़्यादा होती, और जब ऐसी गिल्टी होती तो ये भी आपके पाप का कारण बन सकती थी। ये धोखे की श्रेणी में आ जाता, लेकिन वो है ना थोड़ा थोड़ा। तो ये इस चीज़ को, इसको संतुलन को अपने को समझ के चलना है। तो इस तरह रहा, वापस आए, वापस आने के बाद अब जब आप फिज़िकल होके वापस गए हो तो आपकी फ़ोन के ऊपर इंटरेक्शन उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, अब आपकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, आपके लेवल्स और बढ़ जाएंगे,
वो फ़ोन के ऊपर इस तरीके से बढ़ता भी गया। उसके बाद जो मुझे चीज़ याद आ रही है कि दोबारा दूसरी बार 3-4 महीने के बाद दोबारा फिर मेरा कूर्ग जाना हुआ। इस बार जब मेरा कूर्ग जाना हुआ तो मैं उसके लिए, उस समय पे मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, है ना, एरिया बिजनेस मैनेजर भी नहीं बना था कंपनी के अंदर। तो मैं उसके लिए जो कुछ किट्स आई थी, सैंपल की किट्स थी, डॉक्टर्स को देनी होती थी। जितना डॉक्टर्स को दे पाते थे, जितना बच जाता था वो हम घरों में यूज़ कर लेते थे। तो इस तरह की किट्स थी। अब वो भी डॉक्टर थी, वो भी BDS MDS कर रही थी, मैं उसके लिए लेकर आया गिफ्ट के रूप में कि चलो ये तेरे काम आएंगी। इस बार मैं उसका बर्थडे मनाने के लिए आया। ये चीज़ है जो सेकंड विज़िट को मेमोरेबल बनाएगी। इस बार मैं उसके बर्थडे को मनाने के लिए आया। तो उसके बर्थडे पर फिर दोबारा प्लान किया, 3-4 महीने हो गए होंगे, है ना। तो फिर उसके बर्थडे को मनाने के लिए आया। अब मन में इतना, मतलब ये चीज़ है, क्योंकि अब आप वो पहले वाले प्यार की यादें संजो के गए हो। आप नेक्स्ट टाइम जब आ रहे हो तो अब आप उसकी प्यार की प्रकाष्ठा को टच करना चाहते हो। तो मुझे आज भी याद है उसका बर्थडे जैसे आज रात को था, 19 तारीख को उसका बर्थडे आता था। तो मैं 17-18 को चला, 19 तारीख की मतलब 18 की रात को 12 बजे उसका बर्थडे मनेगा। तो 18 तारीख की सुबह मैं पहुंचा बेंगलोर की फूलों की मार्केट में गया और मैंने उसके लिए 10-15 किलो गुलाब के एक्चुअल फूल ख़रीदे। मुझे आज भी याद है उस समय पर 800 रुपये के आए थे और शायद भाव उस समय रहा होगा 30-40 रुपये किलो के हिसाब से, यानी कि 15-20 किलो मैंने उसके लिए फूल जो थे वो लिए। कहाँ से लिए? बेंगलोर से लिए। अब वो 20 किलो कट्टे के अंदर फूल भर के और कमर पर लाद कर, जैसे लेबर लेती है, क्योंकि मंडी के अंदर तो आपको बैग्स और कुछ किस तरह के नहीं मिलेंगे, इस तरह का कुछ करके मैंने वो बस में रखा। बेंगलोर से कूर्ग का रास्ता 6 घंटे का है, वहाँ पर उसके लिए लेकर गया। और वहाँ जाने के बाद में, क्योंकि रात के समय पे मैं पहुँचा था 11-12 बजे और उसका 12 बजे मुझे बर्थडे मनाना था, तो मैं रात को 8-9 बजे के करीब शायद उसके घर में पहुँचा। तो उसके घर में पहुँचा, उसने अपनी फ्रेंड को कहीं बाहर भेज दिया था सेकंड टाइम के लिए, बिकॉज शी न्यू कि अगर पहली बार में वो बंदा इतना आगे बढ़ गया है तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि यार इस बार ये रुकेगा नहीं। अब ये इंटेंसिटी समझो, वो रोकना, अब ये होता है प्यार। हाँ समझो कैसे कैसे थोड़ी थोड़ी लिमिट बढ़ रही है। ये लिमिट आनंद का एक विषय होती है। वो पहली बार में भी तो सब कुछ बढ़ सकती थी, आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बाद 3 महीने तक लगातार फ़ोन पे बात होती रही, 3-4 महीने होती रही, विश्वास बढ़ा, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बढ़ा। सेकंड टाइम मैं गया हूँ, अब उसको पता है क्या थे यार ये कुछ कर लेगा तो जो दोस्त है उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी, मैं कुछ समझा नहीं पाऊँगी। तो ऐसा करके उसने अपनी दोस्त को 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर भेज दिया था। दोस्त भी उसकी समझ रही होगी, तो रूममेट तो गई, अब मैं और वो केवल उस घर में हैं। अब रात को मैं वहाँ पहुँचा। अब रात को पहुँचे, अब हमारे तो दिमाग में, लड़कों के दिमाग में होता ही क्या है, अबे फूल आए हैं। और मैं तो वैसे ही मतलब उस समय पे उस कैटेगरी में समझे तो कमीनेपन की हद पे था। तो भैया हम तो 3-4 महीने के भूखे प्यासे आए हैं, हमें तो आते ही भैया भोग चाहिए। तो हम तो आए, आते ही मैंने कहा भैया ये सब कुछ छोड़, तू पहले तो बिस्तर में आ, हमें तो भैया आधा 1 घंटा जो है मस्त अपने मज़े करने हैं, उसके बाद में बर्थडे मनाएंगे। अब जब जैसे ही गए तो अब एक्चुअली क्या था, उसकी और मेरी कुंडली के अंदर, मतलब ये समझो ये कुंडली होती है एक्चुअली, ये चीज़ होती है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते ना। मेरे और वाक्षी और जो मेरी अभी पत्नी है, मेरे और आंचल, हाँ इन दोनों में क्या फ़र्क है कि मेरी और आंचल, जो मेरी पत्नी है अभी, उनकी सेक्सुअल लाइफ एकदम मैच करती है। मतलब मैं उसको हाथ लगाऊंगा, शी नोज़ के यार वो खुद को नहीं कंट्रोल कर सकती। वाक्षी के साथ में कंट्रोल वो भी नहीं कर सकती थी, कंट्रोल तो करना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो मन से थी, वो इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं तो उसको मना करना था। तो मैं जैसे ही उसके घर के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने तो फूल वूल सामान वहाँ रखा। मैंने कहा भैया मैं तो 2 दिन का थका हूँ, मुझे तो आते ही भोग चाहिए, मैं तो सर्विस मस्त अपना चाहिए, चलो आओ अंदर चलेंगे। अब उसने वहाँ पे मना कर रही, वो कह रही नहीं ये बदतमीज़ी नहीं चलेगी। अब बदतमीज़ी नहीं चलेगी, मैंने तो अपनी टी-शर्ट उतार दी है, वो बेचारी कपड़ों के अंदर है। और फिर मेरा दिमाग खराब, मैं ज़्यादा बातचीत करने के अंदर विश्वास नहीं करता। तो मैंने तो उसके, वो रात को 9 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। अब कूर्ग तो भैया गाँव है, वो कोई शहरों की तरह थोड़ी है सब जगह लाइट होगी। तो अब क्या है, मैंने तो अपनी टी-शर्ट उतार रखी है, मैं जीन्स में हूँ, उसने कपड़े पहने हुए हैं। मैंने उठा के दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा भैया मैं तो जा रहा हूँ। अब देखिए लड़की की बेचारी की समस्या, वो प्यार करती है,
वो कह रही है कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। अब दरवाज़ा खुला हुआ है। आप एक लड़की की उस समय की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करिए। मैंने कभी नहीं समझी, मैंने नहीं समझी ये, और मैं आज भी नहीं समझता। मैं जब उद्वेग में होता हूँ, मतलब वो नेचर के अंदर है, जो मैं नहीं समझ सकता तो नहीं समझता, और मैक्सिमम लड़के नहीं समझते उस केस में। मैं आज लेकिन जब शांत बैठा हूँ तो मैं उस लड़की की समस्या समझ रहा हूँ। वो लड़की चाहती है कि शादी के बाद फिजिकल होंगे, वो अपनी मर्यादा को जानती है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ये कह रही है कि प्लीज़ ये नहीं, बस बाकी सब कुछ हो सकता है। और मैं भैया रुकने वालों में से नहीं, हमने तो ज़िद्दी आदमी। दूसरा, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब जब एक घर के अंदर रोशनी है गांव में, जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है, और पूरे गांव में अंधेरा है, तो आप समझ सकते हैं वो लड़की की अस्मिता पे कितना बड़ा दाग लग सकता है। गांव के अंदर कितने लोग होंगे जो रात को 9 बजे उस समय उस कमरे पे नज़र जा सकती है जिस पे एक लड़का अपनी टी शर्ट उतार के खड़ा है और लड़की उसके साथ खड़ी है। भैया उस दिन मतलब कितना बड़ा कांड हो सकते थे। हमें लड़कों को समझ में नहीं आती है भाई। हम दिमाग से पैदल होते हैं, हमें ये चीज़ों से लेना देना नहीं होता। लड़के मानो ना मानो, हमारे जैसे लड़के मैं ये कह सकता हूँ, कुछ समझदार लड़के भी होते हैं अच्छे, लेकिन ये तो मतलब इंटेलेक्ट है। आपको तो लड़की को झुकाना है चाहे कुछ भी हो। तो मैंने तो दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया। अब वो बेचारी ये कह रही है, प्यार करती है, प्यार करती है, तो उसको पता है ये इतना ज़िद्दी है, ये अभी वापस चला जाएगा, चाहे इसे पैदल जाना पड़े कहीं पे। अब वो रोकना चाह रही है। अब रोके तो रोकने की कीमत है टू गेट इनटू द बेड। वो बेचारी जा नहीं सकती। दरवाज़ा खुल गया है, तो उसने बड़ी जल्दी मेरे से रिक्वेस्ट करके उसने कहा अच्छा तुम दरवाज़ा बंद करो प्लीज़। दरवाज़ा बंद करा और उसने कहा तुम्हें जो करना है करो, नहीं करो, ये जो कुछ तुम लेकर आए हो, तुम रात रात केवल रुको और तुम सुबह चले जाना। बस तुम रात को भी मत जाओ, गांव के अंदर जो है कहीं बात फैल जाएगी। तुम सुबह 8-9 बजे चले जाना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए, और तुम जो है आराम से बैठो, तुम्हें अपनी ज़िद करनी है तुम कर लो। ये हमारे बीच में रिज़ल्ट निकला। वो उसने अपने कमरे में जाके कमरा बंद कर लिया। अब मैं बाहर बैठा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ दिमाग मेरा ख़राब है, गुस्सा मेरा ख़राब है। हमें तो दिमाग में लग रहा है जब हम वफ़ादार हैं, हम बढ़िया भैया, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो भाई वो तो है ही मामला। और तो ये चीज़ दिमाग में दोनों की हो गई। अब दोनों, वो अंदर बैठी है, मैं बाहर बैठा हूँ। अब मुझे ये लग रहा है यार ये देख साल में एक दिन आता है बर्थडे का, तो बर्थडे तो आज का दिन निकल गया तो निकल गया। कल को बात तो तेरे ऊपर ही आएगी कि तूने अपनी काम वासना के अंदर एक बच्ची का बर्थडे जो था वो नहीं मनने दिया। इतनी समझदारी दिमाग के अंदर आ रही थी। तो मैंने उस वक्त क्या किया, जबकि मैं 1.5-2 दिन का मतलब एक तरह से यात्रा से भी थका था, सब कुछ था, लेकिन मेहनत की भी थी, प्यार भी बहुत था। तो मैंने उस रात 10 बजे से लेके तकरीबन 12 बजे तक पूरे उसके बाहर के कमरे के अंदर फूल ही फूल बिखेर के, फूलों की पत्तियां तक तोड़ तोड़ के उसको, पूरे कमरे को हमने फूलों से सजाया। तो उसके फूलों से उसके पूरे उसको हमने सजाया। 1 मिनट, हाँ, तो पूरा फूलों से सजाया। उसके लिए मैं शैम्पेन लेकर आया था, तो उसकी टेबल को पूरा फूलों से सजा के उसके बीच में शैम्पेन लगाना, कैंडल्स लगाना, इतना सुंदर। मतलब जो आप फिल्म्स में देखते हो ना, फिल्म्स में देखते हो, सोच के देखो, एक इस तरह के पहाड़ों के ऊपर कोई एक गांव हो जिसमें एक कमरा हो, जिसमें आपने पूरा अंधेरा कर रखा हो, केवल उस कमरे के अंदर फर्श पर केवल फूल ही फूल हो, उस फूल के अंदर कोई कांटा ना हो जो उसको चुभ जाए, इसलिए उसकी पत्तियां तक तोड़ तोड़ के, मुझे आज भी याद है मैं 12 बजे तक आधे कमरे के फूलों की पत्तियां तोड़ पाया था, आधे कमरों की नहीं तोड़ पाया था। तो मुझे पता था जब ये कमरे से बाहर निकलेगी तो जिस रास्ते पर ये अपने पाँव रखकर टेबल तक पहुंचेगी, वहाँ पर केवल कम से कम पत्तियाँ हों, वहाँ पर कोई फूल ऐसा ना हो गुलाब का जिसका कोई कांटा इसको लग जाए। इस तरह करके मैंने 2 घंटे दबाकर 2.5 घंटे तक ये पूरा काम करके, टेबल पे शैम्पेन, ग्लासेस, आपके कैंडल्स, ये सब लगाकर मैंने उसका रूम तैयार किया। 12 बजे जब हुआ टाइम, तब मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उसे कहा ठीक है, कुछ भी बदतमीज़ी नहीं होगी, तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। उसका केक वेक सब लेकर आया हुआ था मैं। तो आप ये सोचो अपना लगेज के साथ साथ में कितना सामान था जो मैं उसके बर्थडे के लिए लेकर आया था। और जीवन में पहली बार मैं किसी लड़की के लिए इतना कर रहा था। मतलब सोचो मेरे जैसा अक्कड़मंद आदमी ये
चीज़ सिखाती है, जो लड़के नारियल की तरह कठोर होते हैं ना ऊपर से, जब वो किसी के लिए प्यार करना चाहते हैं उसको तो किस इंतहा तक प्यार कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, ये जो चीज़ मैंने की थी, ये जो मेरी अभी प्रेजेंट में पत्नी है, ये मुझे 8 साल से ताने दे रही थी, वाक्षी के लिए तो तुमने इतना, बिकॉज शी नोज़ एवरीथिंग। मैं पहले, अभी तो ये ऑटोबायोग्राफी मैं अभी आपको वीडियो में बता रहा हूँ, मैं इसको लिखा करता था प्रॉपर मेल्स में, और जो मेरी अभी की पत्नी है इसने वो सारी मेल्स प्रॉपर पढ़ी हुई हैं, क्योंकि मेरी मेल का एक्सेस इसके पास है। मेरी पत्नी आज भी जबकि 7-8 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी धोखा भी देने की कोशिश नहीं करी। वो जानती है मैं बहुत सच्चा और अच्छा आदमी हूँ, उसके बावजूद वो बंदी, मैं अगर यहाँ से निकल के आप लोगों से भी मिलने कहीं जाऊँगा तो वो एक एक चीज़ उसने मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है, और वो आज भी एक रत्ती का जैसे ही जाता हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करती, विश्वास करती है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये बंदा हीरा है, मैं इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती खोना। दैट इज़ द काइंड ऑफ लव। ईश्वर जो है, टचवुड क्या होता है, अंग्रेज़ों की भाड़ में जाए, जय नारायण। तो कहने का मतलब ये है, मेरी अभी जो पत्नी है वो आज भी, अगर मैं उसको थोड़ा हुल भी देता हूँ ना, मैं दूसरी के पास चला जाऊँगा, भैया वो गुर्राती नहीं है, उसको पता है ये जा सकता है। वो कहती है टिक के बैठना, कहीं नहीं जाना, और एक इतनी सी भी कोई लड़की मुझे तेरे जीवन में नहीं चाहिए, मैं ही मैं हूँ। इस तरह से कब्ज़ा किया हुआ है उसने। सो व्हेन शी एक्चुअली रेड ऑल दीज थिंग्स, तो ये अभी जो मेरी प्रेजेंट पत्नी है उसको पता चला था कि ये व्यक्ति कितना प्यार कर सकता है किसी से। ये उन एपिसोड्स में से एक है। तो पूरा उसका कमरा अच्छे से सजाया, जब वो बाहर निकली उसके आँखों पे बिल्कुल जैसे फिल्म्स में होता है, आँखों के अंदर मैंने पीछे से हाथ रखा, वो आई, आने के बाद मैं अपनी टेबल तक आई, टेबल पे आने के बाद मैंने उसकी आँखें खोली, एंड शी गॉट मेस्मराइज्ड विद द थिंग दैट वाज डन। चारों तरफ कमरे में केवल फूल, टेबल के ऊपर एक शैम्पेन, जिस तरह की एक लड़की कभी भी ड्रीम कर सकती है कि उसकी डेट कभी किस तरह की हो, कैंडल लाइट डिनर कभी जीवन में हो, उस तरह का बिल्कुल रहा। मैंने बड़े प्यार से उसे शैम्पेन सर्व करी, हमने शैम्पेन पी, केक उसका अच्छे से काटा, एंड अब शी वॉन्ट्स टू हग मी, वो मुझे हग करना चाहती है। मेरा दिमाग वहीं पे, साला समझ रहे हो। लेकिन अब वादा करके बुलाया था उसे कमरे से, तो वादा टूटना नहीं चाहिए। तो उसने हग किया, हग करने के बाद में वो जो थी, अब फिर वही बदतमीज़ी शुरू थोड़ी देर में। भाई बर्थडे तो मन गया, वो गुब्बारे फुलाए थे भाई मैंने उसके लिए, मेरे को अभी याद आ रहा है, मैंने उसके कमरे में गुब्बारे, वो नहीं थी वो पाइप जिससे फुलाए थे, फूंक मार के गुब्बारे फुला के पूरे कमरे में बिखेरे थे मैंने उसके। अच्छा हाँ, उन गुब्बारों पे मैंने कुछ नहीं लिखा था, उसने लिखा था अगले दिन सुबह। अब वो बेचारी जब इतनी इंप्रेस हुई, अब आप लड़की की समस्या समझो, वो देख रही है ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करता है, वो पगला रही है उसे देख देख के। ऐसे समय पे उसको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना है। वो मुझे हग करना चाहती है, गले मिलना चाहती है, हो सकता है शायद थोड़ा किस करना चाहती हो, बट शी इज़ नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज शी नोज़ कि यार ये आगे बढ़ जाएगा, इसको मैं नहीं रोक पाऊँगी। और थोड़ा बहुत ही बस हग करके या कुछ करके शी वेंट इनटू द रूम वंस अगेन। गई नहीं थी, रूम में नहीं गई थी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ने वाली होगी, तो उसके बाद में हमारी बदतमीज़ी फिर से शुरू। फिर शी गॉट ऑफेंडेड। अब वो शी गॉट ऑफेंडेड, तो मैंने कहा भाई भाड़ में जा तू, मैंने तो बर्थडे बना दिया, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब तू नहीं दे रही तो मैं क्या करूँ भैया। तो मैंने उसका बर्थडे मनाया। अब की बार मैं कमरे में जाके सो गया और वो बंदी बाहर सो गई जहाँ पे रूम था, बिकॉज शी वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद दैट थिंग। वो उस रूम को ही नहीं छोड़ना चाहती थी, वो शी वॉज ओवरवेल्ड विद दिस थिंग कि इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया है। दैट डजंट मीन दैट यू कैन क्रॉस द लिमिट्स। खेल समझो यार, तुम इस खेल को समझो। ये चीज़ें मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब ये बताओ कहीं किसी ने अपने जीवन में कभी महसूस करी हो, ये होता है प्यार। आप समझ रहे हो, आगे ना बढ़ना, पीछे जाना। अब लोग कहते हैं इसमें तड़प है, इस तड़प की आदत डालनी सीखनी चाहिए, इस तड़प का अनुभव करना सीखना चाहिए। ये तड़प आपके प्यार की इंटेंसिटी को बताता है, आप कितना प्यार करते हैं किसी को। जब एक बंदा आ रहा है, ही वांट समथिंग, उसको नहीं मिल रहा, फिर भी वो आपका बर्थडे बिना कुछ मांगे मनाने को तैयार है कि नहीं है, ये प्यार की इंतहा बताएगा। आप समझ रहे हो। तो फिर मैं अंदर जाके अब की बार मैं कमरे में जाके सो गया। मेरी भी मूंछों के अंदर ताव है, मैंने कहा बाहर सो जा मर, कोई बात नहीं भैया।
अब वो बाहर सो रही है, मैं अंदर सो रहा हूँ। अब अंदर सो के रात बिता दी, थक भी गया था मैं, 2 दिन का थका हुआ था, नींद आ गई। सुबह उठे, अब सुबह मैं जब 7-8 बजे बाहर आया तो आई वॉज जस्ट सीइंग जितने भी गुब्बारे थे उसके ऊपर उस लड़की ने मार्कर से इतने प्यारे प्यारे उस पे सेंटेंसेस लिखे हुए थे कि यू आर माई लव, या तुम क्या हो मेरे लिए। तो इट्स सॉर्ट ऑफ कि कोई किताब नहीं थी, वो उसने एक तरह के गुब्बारों की एक किताब बना दी थी। और मैं जब बाहर निकला आई कुड रीड इट और आई कुड सेंस इट। अब मैं उसके करीब आऊँ, वो मुझे करीब ना आने दे। अब बात चल रहा है इस मामले के ऊपर सब। मैंने कहा यार अजब पागली लड़की है यार, ये पगली लड़की है, ये मतलब क्या चाह रही है। उसको मैं नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे कुंडली का खेल भी होता है। मेरी और उसकी कुंडली में था, आप अगर मेरी कुंडली को कभी खगा लेंगे तो जो 5वां घर होता है ये सूर्य का मेरा घर है। इस सूर्य के अंदर इसमें होने की वजह से मैं बहुत अच्छा वाणी के ऊपर, मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बताया हुआ है, वाणी के ऊपर कमांड बहुत है, बुद्धि बहुत सात्विक है, अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन इसमें आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जिनका 5वां मजबूत होता है, 5वां घर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, या सूर्य उसमें है, या सूर्य की सीधी दृष्टि है उसमें, और संतान होने में भी और प्रेम विवाह होने के अंदर, दोनों के अंदर कठिनाई आती है अगर सूर्य की सीधी दृष्टि उस पर रहे या सूर्य उसमें रहे। तो बेसिकली क्या था कि मैं जिस लड़की से मैं प्यार करूँगा, कुंडली ये कहती है, उससे मेरा विवाह होना बहुत मुश्किल है। कोई लड़की मुझसे प्यार करे, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार ना करूँ तो हो सकता है। एंड दैट वाज द केस विद माई प्रेजेंट वाइफ। मेरी जो अभी प्रेजेंट पत्नी है, इससे प्यार तो मुझे अब 4-5 साल 6 साल बाद हुआ है। शी हैज़ सेक्रीफाइस्ड एवरी डैम थिंग फॉर मी। तो जब कोई व्यक्ति आपके लिए इतना सब कुछ करने में कामयाब हो जाता है ना, शी हैज़ अर्नड दैट थिंग। मतलब जैसे माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या करी थी ना, तो उस तरीके से मेरी जो अभी प्रेजेंट वाइफ हाँ चले, इसने इतनी तपस्या करी है मुझे पाने के लिए। अदरवाइज़ मतलब मुझ जैसे बंदे को तो झेलना भी अपने आप में बहुत कठिन था। तो सोचो खुद के ऊपर क्यों नहीं एक व्यक्ति को घमंड होगा। लड़कियों ने कैसे कैसे हमारे लिए जो है मतलब कार्य किए हैं। अब ये देखो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अंदर सो रहा है, एक प्रॉपर डॉक्टर बाहर गुब्बारों पर उसके लिए प्यार से लिख रही है। मतलब यार तुम भाड़ में गई यार, पैसा क्या प्रिविलेज है इस बंदे का। अगर कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी पे ये लव स्टोरी सुन ले, वो कब है यार क्या हो रहा है धरती पे। मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो यार, मेरी तनख्वाह 15,000 20,000 भी नहीं है, वो डॉक्टर बनने वाली है भाई। वो डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लड़की हो तो भाई शादी हो सकती है, लड़का होने पे कभी तवज्जो नहीं देगी कोई डॉक्टर मेडिकल। यहाँ पागल हुई पड़ी है वो प्यार में। एनीवेज, अब बाहर आने के बाद सुबह देखा ये चीज़ है। अब गुस्से में मैं भी, वो बेचारी गुस्से में क्या, वो तो रो रही है पूरी रात। वो इस बात से रो रही है कि मैं परेशान हूँ, कि मेरा जो है भाई मेरा बर्थडे है, सब कुछ है, तू एक चीज़ तेरे को चाहिए, मैं तेरे को कह रही हूँ तू एक चीज़ छोड़कर सब कुछ मांग ले, मैं दे दूँगी। वो ये कह रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ और चाहिए नहीं, मुझे चाहिए यही है। आप ये सोचो क्रंच कहाँ पे है। मैंने कहा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, भाड़ में जाए, मुझे तो चाहिए यही है। वो कह रही है बस यही छोड़ दे, बाकी मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब सुबह जो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं आया, आने के बाद में मैंने कहा भैया ठीक है, क्योंकि रात को एग्रीमेंट हुआ था सुबह तो चला जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है भैया, मैं नहाने के लिए वो गया, बाथरूम में गया। बाथरूम में जाने के बाद मैं नहा रहा हूँ और सब कर रहा हूँ। एकाएक शायद बाहर बैठते हुए उसको ये एहसास हुआ, उसने सब कुछ देखा और उसने कहा ये नहीं मानेगा, और ये 15-20 मिनट के बाद ज़िद्दी इंसान है, ये चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा। आए हाय हाय हाय, इंटेंसिटी को समझो यार तुम। मतलब वो लड़की जो पूरी रात बेचारी ने, जिसने इस चीज़ से कॉम्बैट की है, और सुबह अब उसका जो प्रियतम है वो नहाने के लिए गया। शी नोज़ के नहाने के बाद ये व्यक्ति खाना भी नहीं खाएगा, ये बहुत ज़िद्दी है और ये वापस चला जाएगा, उसको पता था। और मैं नहाने के बाद पूरा मूड बना चुका था, मैं नहा रहा था और मैं वो जा रहा था वहाँ से। शी नॉक्ड ऑन द बाथरूम डोर। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। शी वेंट इनसाइड एंड वी मेड लव, एक्चुअल लव, which was complete love that I wanted the way I wanted. And she could realize, she surrendered ultimately. She surrendered. इसे बोलते हैं प्यार में पूरा सरेंडर कर देना।
इसे बोलते हैं प्यार के अंदर सरेंडर कर देना। तो पूरी रात जूझने के बाद दोनों का, अब आप इंटेंसिटी समझो, मतलब आप समझ रहे हो, अलग कमरा, ये है प्यार कितना करते हैं। एक जगह पे एक रक्स आ गया, सुबह जाके वो बच्ची टूटती है, वो आती है बाथरूम के अंदर एंड शॉवर चल रहा है एंड अगेन जस्ट लाइक फिल्म रणबीर कपूर और कटरीना वाला सीन चल रहा है। आपके शॉवर्स के अंदर यू आर जस्ट बेदिंग एंड यू आर जस्ट मेकिंग लव। और फिर उसके बाद में वी वेंट ऑन टू द बेड, वी स्पेंड टाइम। ऑफ कोर्स आई न्यू, क्योंकि वो पहले भी ये होता आया हुआ था, तो इंटरकोर्स एंड इजैकुलेशंस डजंट हैपन, बट वी स्पेंड टाइम। हमने 1-2 घंटा एक दूसरे की बाहों में बिताया एंड अब जो वो एक आखिरी लिमिट थी बेचारी की वो भी टूटी। उसके बाद में हमने एक बहुत अच्छा गाना चलाया एंड समहाउ आफ्टर सरेंडरिंग शी फेल्ट लाइट, शी सेड अब कुछ नहीं हुआ, अब तो वी कैन ओनली मैरी, देयर इज़ नथिंग, अब इसमें सोचने को कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में 20-25 साल तक संजोई थी, वो आज एक व्यक्ति के लिए उसने वो सब कुछ दे दी, तो अब वो पीछे मुड़कर देख नहीं सकती थी। तो शी फेल्ट लाइट ऑल्सो, वी स्पेंड दैट टाइम टुगेदर। उसके बाद में हमने गाना चलाया, उठने के बाद में हमने डांस किया बहुत बढ़िया। आई वेंट एस आउटसाइड, मैं प्रॉपर एक विस्की की बॉटल लेकर आया, खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आए। उसने विस्की नहीं पी, मैंने विस्की पी एंड समहाउ अब हमें ये पता चल गया था कि हम एक दोनों के बिना, हम आपस में एक दूसरे के बिना अब हम नहीं रह सकते। इट वॉज जस्ट एंड जस्ट लाइक दिस। इसे ध्यान आया, मैं जो पहली बार जब आया था कूर्ग, तब हम एक थिएटर में भी गए थे, जो मैंने बताया था ना, तब घोस्ट हाउस में गए थे क्योंकि घूम रहे थे साथ साथ। तब हम एक थिएटर में भी गए थे। अब बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी होती है, तब थिएटर में गए, थिएटर में भी जाके मैं कमर में हाथ डाल रहा हूँ, वो चिल्ला रही है, वो धक्के मारे जा रही है। तो मतलब ये एन्जॉयड अ लॉट। मतलब आप सोचो 3 घंटे तक की मूवी उस बंदी ने मेरे साथ में बर्दाश्त करी है, कितना उस बंदी ने रोका होगा मुझे, आप सोचो, हिम्मत की बात है। तो सम हाउ इट्स लाइक, लेकिन इस बार के ट्रिप के अंदर जो लक्ष्य मैं लेकर आया था, क्योंकि लड़कों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, वो लक्ष्य सुबह मैंने हासिल कर लिया। अगले दिन की दोपहर तक हमारा हासिल हो गया। उसके बाद में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी भाई, लड़ाई झगड़े हमारे बहुत होते थे, क्योंकि कोई भी बात में हुई है लड़ाई झगड़ा, किसी भी बात में हो जाती थी। अब हुआ ये कि मैं जब शराब पी रहा था और साथ में जो था मेरे स्नैक्स वगैरह थे, उसने उस समय पर, अब यहाँ पे केस क्या आ गया, अब यहाँ पर केस आ गया वो वाली व्यक्ति का, वानी का। वो याद है ना आपको जो मैंने इससे पहले बताई, वो क्या, उससे क्या होता था, हफ्ते 1.5 हफ्ते में थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। अब उसके साथ में लिंक ऐसा चला गया था कि मैं उससे फ़ोन पे बात करता था। ये मुझसे ये कहती थी कि अब तू मुझसे प्यार करता है तो उससे फ़ोन पे क्यों बात करता है, तो उसे कुर्बान, मतलब हटा दे उसको। और मैं इससे ये कहता था कि भैया जब तेरे से शादी हो जाएगी तब हटाऊंगा। वो बंदी मुझसे 4-5 साल से प्यार करती है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करता था। वानी के साथ में फ़ोन पर फ़ोन सेक्स और एवरीथिंग नहीं होती थी, बट वो मुझे फ़ोन करती थी। और वानी के लिए मैं उतना ही बड़ा, क्योंकि मैं खुद प्यार को समझ पा रहा था। अब तो मैं समझ पा रहा था ना, एक सामने वाले व्यक्ति के बिना जीना कितना कठिन होता है। और दूसरी तरफ इधर तो वाक्षी है मेरे साथ में और बाकी कोई लड़की नहीं है, बट वानी हैज़ रिमेन्ड फॉर लॉन्ग। उसका एक ही काम था, वो 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मुझे कॉल करती थी, फ़ोन पे मेरी आवाज़ सुनती थी, उससे तृप्त होकर केवल वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। अब क्या हो रहा है, अब सब कुछ हो गया, डांस वगैरह हो गया, आई मेड हर कंफर्टेबल, सब कुछ हो गया। मैं आराम से बैठा हूँ, विस्की पी रहा हूँ, स्नैक्स पी रहा हूँ। लड़कियों की आदत है, लाओ भाई अपना फ़ोन, अब मुझे फ़ोन खंगालना है। हमारे पास कुछ छुपाने को था नहीं, मैं हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहता था, सच्चा रहता था। मैंने कहा बहन देख ले भैया, बहन क्या देवी देख ले भैया, जो देखना है। वो अब देख रही है, अब वो देख रही है तो वो देख रही है कि भैया इस बंदी से तुमने पिछले 3 महीने में 3 बार बात करी है, अब आज तुमने मेरे साथ में समय बिताया, वाई शी एग्जिस्टिंग हेयर। तो ये अब मुझे उसका, भाई मैंने तो 5 साल से उस वानी से कभी फ़ोन के ऊपर भी बदतमीज़ी नहीं करी, कुछ नहीं करी, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ मैं उसके लिए ज़रूरी कितना हूँ। अगर मैं आज उसे ना बोल देता हूँ तो मुझे पता है कि वो व्यक्ति, वो लड़की के, वो नारी के जीवन में मैं अकेली होप हूँ। उसके पति को वो पसंद नहीं कर रही या उनकी नहीं बन रही आपस में। उसका पति था भी बिल्कुल पागल, बाद में जो चीज़ रिपोर्ट निकल कर आई थी ये भी चीज़ बताती है। जब आप अपनी पत्नी को अच्छे से, उसकी भावनाओं को, उसका पति सेक्सुअली तो उसके साथ में एक्टिव नहीं हो पा रहा था,
उसमें कमी थी। दूसरी कमी ये थी, उसकी कदर भी नहीं करता था और उसके साथ समय भी नहीं बिताता था, इमोशनली बिल्कुल सेंसिटिव नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी कोई 25-30 साल की महिला होगी जिसके पति जो है उसको ना तो सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, चलो सेक्सुअली नहीं भी कर पाए तो कम से कम इमोशनली करना, कोई कदर करना, ये भी नहीं होती थी। तो मैं तब तक वानी की सिचुएशन समझ चुका था और मैंने उसको ये बोला था, देखो यार, हम अधर्म के रास्ते पे नहीं चल सकते, मुझसे बात करके तुम अपने मन में कुछ भी सोचो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यू विल हैव टू लाइक इससे काम चलाना होगा। तो जब इतना सब कुछ जो है वो अपना हमारे बीच में हो गया, फ़ोन हो गया, होने के बाद में अब वो मुझे फिर 1-2 घंटे के बाद में कॉल कर रही है और 1-2 घंटे के बाद में जब वो मुझे कॉल कर रही है तब मैं ज़िद में, मैं गुस्से में बैठा हूँ। मुझे गुस्सा इस बात का कि मैं तुझे तेरे पिता के सामने पूछ रहा हूँ तो तू कह क्यों नहीं रही है कि तू मुझसे प्यार कर रही है, और वो ये कह रही है कि तुम मेरे पिताजी को इस तरह तुमने क्यों बोला, तुम वानी के साथ में क्यों लग गए। वो अपने पुराने अलाप पर आप रही है, मैं उससे अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। हमारी दोनों की ट्यूनिंग नहीं समझ में आ पा रही बात की। इतना सब कुछ होते होते और फिर जो है हमारी कहा सुनी जो है इस लेवल पे बढ़ गई। बढ़ने के बाद में मैंने उसे कहा, हाँ, मैंने उसे फाइनली ये कहा, मैंने कहा तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, तुम पहले अपने पिता के पास जाके बोलोगी कि तुम वरुण से प्यार करती हो, तुम ये बोलोगी, तुम्हारे पिता का फ़ोन आएगा तो आएगा, तुम्हारे फ़ोन में अब इसके बाद नहीं उठाने वाला हूँ, दैट्स ऑल। मैं नहीं उठाऊँगा तुम्हारे फ़ोन। जाओ, जाके अपने पिता को बोलो कि तुम प्यार करती हो, अब जो भी बात होगी केवल शादी की होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। मुझे तू चाहिए, अपने घर में चाहिए, नहीं चाहिए मैं तेरे माँ बाप के पास नहीं रहने दूँगा, सीधी सी बात है। ये करने के बाद में मैंने उसका फ़ोन काट दिया। अब वो बार बार ट्राई करे, बार बार फ़ोन ट्राई करे, तो सबसे पहले मेरे को उसके बाप के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बाप ने अभी फ़ोन करके मेरे को क्या बोला था कि मेरी लड़की तेरे को पसंद नहीं करती। अब वो सारी मिस कॉल्स थी, वो सारी मिस कॉल्स का स्क्रीनशॉट लेके मैंने पहले तो उसके बाप को भेजा, फिर मैंने उसके पापू को कॉल करा। मैंने बापू को कॉल करके कहा, मैंने कहा तुम्हारी लड़की है मुझे 5 बार कॉल क्यों कर रही है? तुमने अभी बोला ना कि तुम्हारी लड़की मुझे पसंद नहीं करती है, तुम्हारी लड़की 5 बार कॉल क्यों कर रही है मुझे? ये रहा स्क्रीनशॉट। मैं तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी लड़की कॉल कर रही है? अब उसके बाप के ऊपर मैं भारी, मतलब यहाँ अलग चल रही है ईगो फाइट। अब मैं पिता पे भारी। अब पिता जो है वो अपनी बेटी को नहीं डांट रहा है, वो उसकी बेटी में जान बसती है, मुझे गालियाँ दे रहा है माँ बहन की। अब वो उसके बाद में पिता जो है उसको डांटा होगा, उसको कहा होगा बेटा ये क्या है वाक्षी, उससे बड़े आराम से बात कर, बेटा ये क्या है वाक्षी, क्यों मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो? उसकी लड़कियाँ मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तुम पागल हो, तुम मेरे पिता को जो है मेरे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, मैं तुम्हें आज के बाद में कॉल नहीं करूँगी। मैंने कहा मत कर कॉल। हो गई लड़ाई भैया, तीनों लोग सेट हो गए अपने अपनी जगह पे कि अब वो मुझे कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो कॉल करेगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के उसके बाप को भेजता हूँ। मैंने कहा बाप बेटी जो करना है भैया अपने घर के अंदर करो, मुझे सीधा सॉल्यूशन निकाल कर दो। लड़की शादी करेगी तो आएगी। अब मैं इस जिद को पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मुझे ये नौटंकियाँ और नहीं चाहिए, मैं हो गया पहले परेशान। आएगी तो लड़की पूरी आएगी, नहीं आएगी तो अपने घर के अंदर बैठे, सीधी सी बात। और ये करके भैया हमने फ़ोन काट दिए। अब दोनों तरफ तड़प है, परेशान तो मैं भी हूँ, प्यार मैं भी करता हूँ, परेशान वो भी है, प्यार वो भी करती है। वो मुझे कॉल और संपर्क इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जैसे ही करेगी मैं स्क्रीनशॉट उसके बाप के पास भेज दूंगा। मैं कॉल और संपर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब ईगो की बात आ गई, मुझे शादी करनी है भैया, शादी होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर जाकर जो है ये सारा गेम फंस गया। फंसने के बाद में अब होता है भैया 3-4 दिन तक बातचीत नहीं होती है। ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली में तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हुई थी, बिकॉज उसने मुझे कम से कम 3-4 बार संपर्क किया और 3-4 बार मैंने स्क्रीनशॉट उसके बाप को भेजे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? उसके पिता को बार बार भेज रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तुझसे अपनी लड़की नहीं संभलती है क्या? मेरे अंदर ईगो भरी पड़ी है, मैं अपनी ईगो के ऊपर चल रहा हूँ मामला। वो उतनी बार जाके अपनी बेटी को कह रहा है कि क्यों मेरी बेइज्जती करा रही है, अब उसकी बेटी मैसेज करने में डर रही है। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो गया मामला। अब क्या हो रहा है, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, इस तरह से करके मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ था, बट मोटे मोटे रूप में ये चीज़ चली। अब समय आता है इस तरह का कि उधर वो परेशान है, इधर मैं परेशान हूँ। उनके माता पिता जो है उन्होंने उनके लिए लिमिट लगा दी कि तुम कुछ भी हो जाए इससे संपर्क नहीं करोगी, और वहाँ उससे नहीं वो बियर हो पा रहा। मुझे अब मैं बताऊँगा, 1 साल 1.5 साल के बाद में हमारा दोबारा मिलना हुआ। अभी जब मैं बाद में मिला उससे वाक्षी से, तब उसने बताया वरुण उस समय पे मेरी हालत ये थी कि जो टेडी बियर तुमने मुझे दिया था, मैंने उसको कभी गिफ्ट में टेडी बियर दिया होगा, वो उस टेडी बियर को अपने साथ रख के सूती थी। और उनके माता पिता ने मैसेज तो नहीं करना था, इसके ऊपर लिमिट लगा दी थी, वो परेशान थी।
उनके माता पिता को जैसे ही पता चला ये टेडी बियर अपने साथ क्यों लेके सोती है, तो उन्हें पता चला ये वरुण ने गिफ्ट दिया है। उसकी माँ ने गुस्से में उसका वो टेडी बियर चाकू से काट डाला बीच में। और वो मुझे 1-1.5 साल के बाद में जब हम दोबारा मिले थे, ब्रेकअप के बाद में एक बार दोबारा मिलना भी हुआ था, तब उसने बताया था, कहते उस दिन मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मतलब दिल को ही बीच में से काट दिया हो। इतनी मतलब द्रवित करने वाली मतलब वो इंस्टेंस थी। वो वहाँ पे वो झेल रही थी जो मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं भी गुस्से में था और मुझे उनके नादानी पे और पागलपन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर 6-7 दिन के बाद में मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं ज़िंदगी के अंदर अभी तक ये समझता था कि मुझे ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है, और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाया कि मैं कभी अंदर से इतना कमज़ोर हो सकता हूँ। उस समय पर जितने दिन बीतते गए, अब मैं बीमार पड़ता गया। मैं उसके बारे में सोच सोच के पागल हो रहा था। जितनी पुरानी मेमोरीज़ थी मैं उसको सोच समझ के पागल हो रहा था। और इंतहा अब ये हो गई थी हम दोनों के बीच में कि मुझे उसकी याद आती थी और मैं संदेश भेजता था, तो वो जाके उसके पिता ने उनकी मेल आईडी और व्हाट्सएप का सारा कंट्रोल ले लिया था। तो जैसे ही मैं मैसेज भेजता था, उसके पिताजी मेरी माताजी को कॉल करके बोलते थे अपने लड़के को संभालो, क्यों भेजा उसने मैसेज। और वो मुझे मैसेज भेज नहीं सकती थी बिकॉज कंप्लीट कंट्रोल वाज टेकन बाय हर डैड। अब वो वहाँ तड़प रही है, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, सिचुएशन की वजह से, और एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल ऑफ हर पेरेंट्स। अब जब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, वहाँ उसकी हालत ख़राब होती जा रही है या मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। मेरी ज़िंदगी के अंदर अब मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, और सारा दिन वो जो दर्द भरे गाने होते हैं वो सुनता जा रहा हूँ, क्योंकि वो सुनने के बाद ही दिल को थोड़ा आराम मिल रहा है, दिल को आराम नहीं मिल पा रहा। पहली बार ज़िंदगी में मुझे महसूस हुआ कि मैं एक लड़की के लिए इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे सेक्सुअल फेवर्स नहीं चाहिए। ये दर्द हृदय में कहीं हो रहा है और ये कहाँ शरीर के हिस्से में हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा। मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं खुद को समझा रहा हूँ कि भैया कुछ नहीं होता, तूने इतनी गर्लफ्रेंड्स आई हैं, लड़कियाँ आई हैं गई हैं, तू क्यों परेशान हो रहा है। तू इसके लिए परेशान होगा तो तू पागल हो जाएगा। वो परेशान होगी, वो अपने आप अपने पिता को बोलेगी, वो आएंगे तेरे पास में, ठीक है, नहीं आते तो जाने दे भाड़ में। मेरी बुद्धि मेरे मन को ये समझा रही है, मेरा मन रो रो के पागल हो रहा है और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। 8 दिन 10 दिन उस समय पर महाभारत और रामायण जब मैं देखता था, तो जब राम जी वनवास के अंदर पागलों की तरह जब रो रहे थे सीता मैया के लिए, तो उससे मैंने ये सीखा था कि जीवन के अंदर ना ऐसा कठिन समय जब भी आता है तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन के लिए आता है। 10-12 दिन के बाद ये समय अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी याद में मेरा रोना जो था वो 13 दिन 15 दिन गुजर गए, ये समय बीत नहीं पा रहा था और ये दिन पे दिन तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। बढ़ती ये जा रही थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मेरा ना कमरे से बाहर निकलने का मन था और हम फंस चुके थे। मैं भी फंस चुका था, वो भी फंस चुकी थी। एक दूसरे के बार बार फ़ोन देख रहे थे, सब देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे कोई मैसेज भेजता था, पीछे से मेरी मम्मी दरवाज़ा खटखटा देती थी, कहते बेटा ये क्या है, तुम क्यों उस लड़की को संपर्क कर रहे हो, मत करो। और ये चीज़ मुझे भी इरिटेट कर रही थी। उसके सारे मैसेजेस का फ़ोन वगैरह लेकर उसके माता पिता ने कर लिया। बुरी तरह फंस गए और दोनों पागलों की तरह रोए जा रहे हैं। वो मुझे बाद में पता चला कि वो भी रो रही है। उस समय तो नहीं पता था कि वो रो रही है। उस समय तो मुझे लग रहा था कि मैं इतना कमज़ोर क्यों पड़ रहा हूँ, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। और ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना कमज़ोर हो रहा हूँ। 13 दिन 14 दिन 15 दिन होने के बाद में एक रात ऐसी आई जिस रात मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। अब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं 24 घंटे केवल रो रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ पा रही है, मैं थक रहा हूँ, मैं सोना चाह रहा हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट और टफ़ टाइम में से एक था। ये एक दिन एक रात ऐसी आई थी जिसमें मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं आराम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी बुद्धि काम करनी बंद कर गई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरी आंखों के आगे केवल और केवल एक चीज़ मेरा मन पुकार रहा है, चारों चीज़ों से ये है कि मुझे वाक्षी से मिलना है। मैं इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ एब्सोल्यूट ब्लैंक।
मैं अपने कमरे में था, मुझे आज भी याद है, और मैं ये कह रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। और मुझे ये समझ में आ गया था कि मतलब आप ये समझिए, इस चीज़ को मैं अभी आपसे बात करते हुए महसूस कर पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आ जाए जिस टाइम में आपको कोई सेकंड थॉट महसूस ही ना हो पाए। आपकी पूरी बुद्धि पूरी कैप्चर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और चारों तरफ से केवल एक आवाज़ आ रही है कि मुझे वाक्षी से तुरंत मिलना है, नो मैटर व्हाट। मुझे वो चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। और इस समय पर मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही, इसमें कोई मन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगा लो, नहीं, जब दिमाग काम ही नहीं कर रहा, व्हाट विल डू, एंड यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। अगर इस पूरी स्टोरी को ढंग से आप समझने की कोशिश करो, ना गलती उनके माता पिता की, ना उनकी, ना मेरी, दुनिया का कोई 30 मार का इसके अंदर ये बता दे कि गलती हो कहाँ रही है और ऐसी रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये पूरी सोच समझ के सारा कुछ अच्छे मन से की गई चीज़ें हैं। दो तरफ अच्छे सोल हैं, अच्छी आत्माएं हैं जो शायद एक दूसरे से शादी करके कल को जीवन अच्छा बिता सकती है, बट दैट इज़ हाउ लाइफ टर्न सम टाइम। और मैं अपने कमरे में पागलों की तरह बेइंतहा रो रो के, मुझे अब समझ में आ गया कि अगर मैं अभी तुरंत पानीपत जाके वाक्षी से नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं आज या कल रात में मर सकता हूँ। ये मुझे महसूस होना शुरू हो गया था, एंड दिस इज़ कॉल्ड सुसाइडल थॉट। मैं सुसाइड खुद नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये समझ गया था कि मैं पिछले 25 घंटे से सो नहीं पाया हूँ, और शायद मुझे अब सोने के लिए मुझे वाक्षी को देखना, उससे मिलना ज़रूरी है। मुझे उसकी टेंशन हो रही थी, मैं पागल हो रहा था, वो कहाँ है, क्या कर रही है। मैं उसके पिता को फ़ोन करके नहीं पूछ पा रहा था। मैं तुरंत अपने घर से बाहर निकला, बस स्टैंड पर गया, बस स्टैंड से पानीपत गया, पानीपत में उतरा। मैं रिक्शा नहीं ले रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं रोता हुआ चल रहा हूँ सड़कों के ऊपर। मैं वहाँ के मेडिकल स्टोर से मैंने रैट किलर मेडिसिन ली, एक पानी की बोतल में घोल ली। मुझे ये डर था कि मैं वाक्षी के घर में जब जाऊँगा, जाने के बाद में अगर उसने अपने पिता के सामने, आज मैं उससे सिर्फ ये पूछूंगा कि तू उनसे प्यार करती है कि नहीं, और अगर उसने अपने पिता के सामने ये नहीं बोला तो आज मैं जहर खा के उसके सामने ही मर जाऊँगा। बिकॉज़ मैं इतनी बुरी तरह थका हुआ था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना है। और मैं सीधा उसके घर में जाता हूँ, जाने के बाद घंटी बजाता हूँ, वो अपने घर में नहीं थी। उनकी माताजी अंदर से बाहर आती हैं, और मैं जाते सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, वाक्षी कहाँ है। वो घबरा जाती है मुझे देखकर कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। ये लड़का मेरी बच्ची को फ़ोन पे बात करता था, ये सीधा घर तक आ गया। मैं रोते हुए, बिलखते हुए, थका हारा वहाँ पर सीधा अपने कंधों को झुकाए सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ, वाक्षी कहाँ है, मुझे उससे मिलने दो। और मैं रो रो के पागल हो रहा हूँ उस समय। उन्होंने तुरंत अपने पति को अंदर से बुलाया, उसके वाक्षी के पिता वहाँ थे, वो तुरंत अंदर से आए, मुझे देखकर चौंक गए। चौंकने के बाद उन्होंने बोला तुम बैठ जाओ, यहीं ज़मीन पे बैठ जाओ। और ज़मीन पे बैठने के बाद में उन्होंने तुरंत मेरे ताऊ जी और जो पानीपत में थे उनको फ़ोन मिलाया, तुम्हारा लड़का हमारे घर तक आ गया है, तुम तुरंत आओ, नहीं तो आज ये मेरे हाथों मर जाएगा। वो अपनी चीज़ को समझ रहे हैं कि उनका गुस्सा अपनी जगह सही जा रहा है, मेरी हालत अपनी जगह बिगड़ रही है, वाक्षी उनके घर में है नहीं। और इतने में उनके पिता को गुस्सा आता है, वो वापस मुड़ते हैं और मेरी सीने के ऊपर ज़ोरदार लात मारते हैं और बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। मैं उस समय इतना कमज़ोर, इतना बेसहारा, इतना ज़्यादा मजबूर हो गया था कि मेरी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ बस वाक्षी को देखना चाहती थी, केवल उसको महसूस करना चाहती थी। मैं आज भी बता रहा हूँ, उस दिन मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता था, मेरे हाथ में जो ये जहर है इसको पीकर, अगर वहाँ पर उस समय वाक्षी होती तो मैं उसे पीकर केवल और केवल उसकी गोद के अंदर अपने प्राणों को त्यागना चाहता था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहा था, मैं इतना मजबूर हो गया था। और मेरा दिमाग इससे ज़्यादा काम ही नहीं कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में मेरे ताऊ जी के जो बेटे हैं, कज़न्स हैं, वो उनके घर पे पहुंच गए तो वहाँ जाकर वो बैठे हुए हैं, वो उनसे मेरी शिकायत कर रहे हैं, वाक्षी के पिता, और कह रहे हैं इस हरामज़ादे को ले जाओ यहाँ से, अगर ये मेरे घर में दिखेगा मैं इसको मार डालूँगा, ये मेरी लड़की को परेशान कर रहा है,
मैं आप लोगों की लिहाज की वजह से इसे रहने दे रहा हूँ, नहीं तो मैं ख़त्म कर दूँगा। मेरे कज़न्स मेरी मजबूरी को आई एम सॉरी बट अब आगे चलेगा क्योंकि मैं वीडियो को ऑफ कितनी बार करूँगा, होना भी ज़रूरी है। ये दर्द दुनिया के सबसे बेहतरीन एहसासों में ये। सोचिए ये कैसा दर्द होगा जो 12 साल के बाद भी, 10-12 साल हो गए, उसके बाद भी अगर ये आज मेरे शब्दों को निकलने नहीं दे रहा तो कितना दर्द होगा जो उस समय मैंने महसूस किया होगा। मैं वीडियो ऑफ नहीं करूँगा क्योंकि अगर वीडियो ऑफ करता रहा तो ये कहानी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इस हिस्से को बताना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्सा वक्त की ताकत बताता है कि वक्त कितना ताकतवर है। मेरे कज़न्स समझ पा रहे थे, दोनों समझदार थे। उनको सिर्फ ये लग रहा था कि हमारे घर का इतना समझदार बच्चा इतना होपलेस कैसे हो सकता है। हाथ में मेरे जहर की बोतल थी। मैं केवल वहाँ पे सब लोगों से ये कह रहा था कि मुझे बस एक बार वाक्षी से मिलवा दो। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे भाई मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर पर ले आए। इतने में मेरी माता जी को पता चल गया था, जो इधर वैशाली में थी, कि मैं पानीपत पहुँच गया हूँ। दोपहर तक, शाम तक वो वहाँ पे आ गई थी। मेरा पूरा परिवार सारा इकट्ठा हो गया था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या हालत हुई है। मेरे भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। मेरी माँ मेरे बचाव के अंदर लगातार चीज़ें बोली जा रही थी। वो वाक्षी के करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रही थी। ये लड़की क्यों 1 साल से मेरे बेटे से बात करती थी, क्यों जाल में फंसाया एंड एवरीथिंग। वहाँ पे उनके पिता जो थे, उनके घर पर सब लोग रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। पूरे पानीपत में बात फैल चुकी थी। यहाँ पर मेरी हालत ख़राब थी, मैं नहीं संभल पा रहा था। तो किसी ने वहीं पे घर में डिस्कशन ये हुआ कि, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और मेरे परिवार ने मेरी माता जी को ये सलाह दी, पिताजी को, कि आप इसे रोहतक लेकर जाओ, वहाँ पर साइकेट्रिस्ट है। वो साइकेट्रिस्ट हैं जिनसे मेरे पिताजी का भी इलाज जो था वो पहले 20-25 सालों से चल रहा था। मेरे पिताजी को थोड़ा एंग्जाइटी इश्यूज़ और ये सब कुछ रहते थे, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे रोहतक में। तो घर वालों ने फाइनल डिसीज़न लिया कि हो सकता है पिता के कारण जेनेटिकली बच्चे के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आई हो। ये खुद को नहीं संभाल पा रहा, दिमागी हालत अभी इस समय बच्चे की संतुलित नहीं है, तो आप इसे तुरंत रोहतक लेकर जाएं। मेरे माता पिता मुझे वहीं से रोहतक लेकर गए। रोहतक में मैं एक साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा हूँ, और वो साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं कि आज इसको यहीं पे रहने दो। मेरे माता पिता भी वहीं रोहतक में बाहर है, हम एक होटल लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं। मेरे माता पिता ने अलग कमरा लिया, मुझे एक अलग कमरा दिया। मुझे आज भी वो रात याद है। उस कमरे के अंदर जैसे, क्योंकि मैं 1.5 दिन से 2 दिन से सोया नहीं था, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो नींद के अंदर, सपने के अंदर जैसे मेरी मौत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे मैं सोने की कोशिश करता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे प्राण मेरे शरीर में से निकल कर जाना चाह रहे हैं।
और मैं खुद से ये कह रहा था कि नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूँगा। मेरे अंदर का ईश्वर का एक अंश था जो मुझे ये कह रहा था कि वरुण, तू हार नहीं सकता है, तू लड़, ये समय गुजरेगा, तू लड़। लेकिन मैं जैसे ही सोने की कोशिश करता था, जैसे एक शक्ति थी जो मेरे शरीर से प्राण को खींचने की कोशिश कर रही थी, और मुझे ये लग रहा था जैसे मैं मर रहा हूँ। ये एक ऐसी हालत थी जिसके अंदर मैं कुछ भी समझ और जान नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन रोहतक के उस होटल के उस कमरे के अंदर मैं अपने माइंड को चेंज करने के लिए बिस्तर से उठ रहा हूँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं पानी के छींटे अपनी आंखों पे मार रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही सोने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शक्ति मेरे प्राणों को खींचने की कोशिश कर रही है। वो जो रात है, वो रात मुझे खाने को आ रही है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। वो रात जूझते जूझते कम से कम 5 बार मैंने खुद को प्रेरित किया कि नहीं, तू नहीं हारेगा, तू लड़, तू लड़। मैं खुद को अब प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुबह उठा, 6-7 बजे, सामने पार्क था, वहाँ पर गया। मैं अपना जितना ज़ोर हो सकता था उन सारी बायोग्राफीज़ को जिनको मैंने पढ़ा, उन सारे महापुरुषों को जिनको मैंने पढ़ा, मैं उनके जीवन से सीख रहा हूँ। मैं उन चैप्टर्स को खंगाल रहा हूँ। मैं रामायण से, महाभारत से, सब जगह से कुछ एपिसोड्स निकाल कर सोच रहा हूँ, इतिहास में ऐसा कौन सा समय रहा जब किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को झेला हो। लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई एक ऐसा भी रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा ये समय कब तक रहेगा, मुझे कब तक इससे लड़ना है, और इसका आगे आदि अंत है क्या। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। दोपहर को 11-12 बजे तक मेरी हालत हल्की सी संभलने लगी। सुबह में 1.5-2 घंटे तक पार्क में इसी तरह बैठा रहा, और फिर 11-12 बजे तक हल्की सी हालत संभलने लगी। मेरे माता पिता मुझे घर पर वापस लेकर आए। वापस लाने के बाद में शायद स्थिति थोड़ी सामान्य होनी शुरू हो गई, और ये मेरी ज़िंदगी की वो 2-3 रातें थी जिन रातों में मैंने लोवेस्ट पॉइंट को टच किया। और यहाँ से मैंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाला कि वक्त इतना ताकतवर होता है, आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहा है तो आप उस दुख की चरम सीमा उस दिन समझिएगा जिस दिन आप 25 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे सो नहीं पा रहे हैं। और जब आप को नींद चाहिए होती है और आपको नींद नहीं मिल पा रही हो, तब पता चलता है कि ये जीवन जीना कितना कठिन है। तो इस दौर को मैंने जीकर समझा। मैं रोहतक से गाड़ी में वापस आ रहा था, शायद थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, संभल रहा था। दूसरी तरफ वहाँ बाक्षी के साथ क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद अब थोड़ा संभलने के लिए हुआ, उसको समय लगा। 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे। कुछ दवाइयाँ दी गई थी साइकेट्रिस्ट की के द्वारा, जो मैं शायद खा रहा था, और मैं धीरे धीरे खुद को प्रेरित करके उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, और वो स्थिति जो थी वो थोड़ी शायद आगे चल के ठीक होने लगी। अब वो स्थिति जब थोड़ा थोड़ा आगे जाके ठीक, मैं पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा आगे जाके क्या हुआ, बट शायद मैंने काम पर दोबारा जाना शुरू करा। मैं धीरे धीरे समझ रहा था, और अब मैं उसे फ़ोन या मैसेज करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। उस समय पर संपर्क करने के अलग अलग मीडियम्स डेवलप हो गए थे 2016 में। मैं फ़ेसबुक के थ्रू कुछ मैसेज कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, हम एक दूसरे की प्रोफाइल को वो वहाँ बैठे देख रही है, मैं यहाँ देख रहा हूँ। बट शायद अब हम दोनों ही इस दौर से गुज़रने के बाद थोड़ा पत्थर दिल हो गए थे। समय गुज़रता गया, और समय गुज़रते गुज़रते 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने,
इस तरीके से समय जो था वो गुज़रने लगा। शायद पता नहीं कुछ हमारे बीच में बात हुई या नहीं हुई, लेकिन समय बीतता गया। इस तरह से समय बीतने के बाद अब कोई और सहारा था नहीं, कोई और व्यक्ति जीवन में था नहीं। किसी तरीके से वो समय बीतते बीतते 7-8-9 महीने के बाद में दोबारा हमारा मैसेज के थ्रू या किसी तरीके के थ्रू संपर्क हुआ मेरा और वाक्षी का। और संपर्क होने के बाद में 8-10 महीने मेरे ख्याल से गुज़र गए। उसके बाद अब इसके बीच में 8-10 महीने इस तरीके से 8-10 महीने या 4-5 महीने ही शायद गुज़रे थे। और तब तक सिचुएशन दोनों जगह थोड़ी ठीक होने लग गई। उस टाइम को शायद हम दोनों ने झेल गए। हम किसी तरह झेलने के बाद 3-4 महीने के बाद जब बात हुई फ़ोन पर, मैसेज के थ्रू बात हो रही थी, हमने प्लान किया कि मिलते हैं, एक बार दोबारा मिलते हैं, लेट्स वर्क इट आउट। हम जानते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता चीज़ संभलने में आ जाए। ऐसा एक ऑनेस्ट कोशिश उसने भी करी, मैंने भी करी। हमने एक दिन प्लान किया कि विल मीट इन पानीपत। मैं पानीपत पहुंचा सुबह, वो आई, हम पानीपत से करनाल गए, हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। तब तक हमारे मन में शायद ये चीज़ हो गई थी कि समहाउ टाइम इज़ नॉट राइट फॉर अस, बट हम जानते थे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें उम्मीद थी कि हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, हम आगे जाके शायद बात बनेगी। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। मेरे ख्याल से जब मैं रोहतक से वापस आया तो मैंने खुद को यही कहा कि अगर मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ तो फिर चाहे 5 महीने गुजर जाए, चाहे 7 महीने, चाहे 1 साल, और कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे अपने खुद से ही हम ये वादा कर चुके थे कि अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं। तो हमें एक दूसरे के अलावा किसी की चाह नहीं थी। वानी के साथ में तो मैंने समय इसलिए बिताया था बिकॉज़ मैं उसको चिढ़ाना चाहता था या उसको सरेंडर करवाना चाहता था। वानी वॉज नॉट समथिंग जिससे मैं प्यार करता था। देयर वॉज नो अदर गर्ल इन माई लाइफ, और ना ही मुझे किसी और की चाह भी थी। वहाँ पर उसके साथ भी यही था। 5-6 महीने के बाद में जब हम मिले तो हम करनाल गए। करनाल में जाके हम घूमते घूमते वहाँ पर एक लेक है, कर्ण लेक करके। शाम का समय था। सारा दिन थोड़ा समय बिताने के बाद शाम के समय शी सेड, वरुण, मैं घर वालों से बोल दूँगी, मैं सब कुछ जो है अपने घर वालों को कह दूँगी। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, तुम आज के बाद वानी से संपर्क नहीं करोगे। ये चीज़ आपको बताती है कि मैं कितना कॉम्प्लेक्स व्यक्ति हूँ, कि मैं जो सही है वो सही है, जो नहीं सही वो नहीं सही। इस चीज़ को कितना, मतलब मैंने बहुत कुछ खोया है और उस खोने का मुझे कभी अफसोस नहीं रहा। शायद इसीलिए आज आपके सामने जब मैं बैठा हूँ तो मैं इतना महान काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खो चुका हूँ। आप समझ सकते हो कि जिस लड़की के लिए मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे सुसाइडल थॉट तक आ रहे हैं, जिसके लिए मैं जहर तक पीने को तैयार हूँ, वो लड़की मुझसे बैठकर क्या मांग रही है? वो सिर्फ मुझसे ये मांग रही है कि तुम वानी से आज के बाद बात नहीं करोगे। उस लेक के किनारे बैठकर मैं उसे ये जवाब दे रहा हूँ कि मैं वानी से जब भी बात करूँगा, मैं तुम्हारे सामने बैठ के बात करूँगा। मैं तुम्हें ये कमिटमेंट देने को तैयार हूँ, मैं तुमसे ये वादा करने को तैयार हूँ कि अगर तुम अपना फ़र्ज़ सही निभाती हो पत्नी का, तो मैं वानी के साथ में कभी फ़ोन पर भी कुछ गलत नहीं करूँगा, उससे मिलने भी नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर वानी की शक्ल तक नहीं देखूँगा, लेकिन मैं वानी से फ़ोन पे बात करना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये अधर्म है,
जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने फ़ोन सेक्स तक किया है मेरे साथ। मैं 6 साल तक मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी, उसके लिए मैं कितना ज़रूरी हूँ। और अगर मैं आज तुझे पाने के लिए उसको छोड़ता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम हर। बात यही है कि मैं तेरी केवल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं किसी और को दुख नहीं दे सकता। उस दुख को मैंने झेला है, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा। इतना मेरे हाथ में, मैं उसे क्लियर कट बोल दूंगा, मैं तुमसे फ़ोन पर मैं बात करूंगा और जो फ़ोन पे बात करूंगा, इतना वादा करने को तैयार हूँ, मैं तेरे सामने करूंगा, मैं तेरे पीछे कोई उससे बात नहीं करूंगा। बट वाक्षी सेड नो, या तो तुम मुझसे बात करनी बंद करोगे या फिर यू विल हैव टू लूज़ मी। मुझे आज भी याद है, लेक से हम दोनों खड़े हुए एंड आई सेड लेट इट बी। अगर किस्मत में साथ चलना नहीं है तो हम किस्मत में साथ नहीं चलेंगे। शायद अब यहाँ पे आप स्टैंड ऑफ समझ रहे हैं। वो ये कह रही है कि ये मेरे लिए उस लड़की को नहीं छोड़ रहा जिस लड़की से इसका कोई लिंक नहीं है। ही इज़ नॉट स्पेंड अ सेकेंड विद हर। ये मिलने भी नहीं गया अभी तक उससे एक बार भी। मैं एक्चुअली 6 साल में एक बार वानी से मिलने तक भी नहीं गया था, जबकि वो दिल्ली में रहती थी। दैट वॉज अ कमिटमेंट विद लाइक वाक्षी। वो ये कह रही है कि अब उसका सोचना ये है कि ये मेरे लिए जहर खाने को तैयार है, लेकिन ये मेरे लिए उस औरत को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इस ज़िद को पकड़ कर बैठी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तेरे होते हुए, जब मैंने आज तक उसके साथ गलत नहीं किया और जो कुछ किया मैंने तेरे को सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से बताया, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि मैं तेरे सामने बैठ के उससे बात करूँगा, तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इस चीज़ को करने से अगर दूसरे के जीवन में दुख आ गया, मैं खुद के दुख का कारण बन सकता हूँ। मैं जीते जी मैं दूसरे के दुख के कारण नहीं बन सकता हूँ। जो मेरे अपने हैं मैं उन्हें दुख दे सकता हूँ, उन पर मेरा अधिकार है। जो मेरे अपने नहीं है मैं उनके दुख का कारण नहीं बन सकता। मेरा स्टैंड ये बन रहा है। और वहाँ से दिस वॉज द लास्ट डे जब हम एक दूसरे से मिले, और उसके बाद में वो पानीपत चली गई और मैं दिल्ली आ गया। शायद उसके बाद कुछ समय तक हमारी मैसेजेस के थ्रू बात होती रही। मुझे अभी भी याद है, अभी ये एलिमेंट आपको बताता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। वो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। बट यू नो, कितनी स्मूथनेस के साथ, कितनी कामनेस के साथ हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मुझे आज भी याद है वो शाम, जब मैं उस रात को शाम को बस में आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। बस जीवन अजीब जिया गया। कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन मुझे खुद पे पछतावा नहीं था। मुझे अपने इस निर्णय पे पछतावा नहीं था। दुनिया की नज़रों में हो सकता है मैं प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना ही नहीं चाहता था। मैं जीवन को सिद्धांतों के अनुसार जी रहा था। मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी। मैं जिसके साथ में रहता हूँ मैं क्लैरिटी बना कर चलता हूँ। मैं पहले दिन से बता कर चलता हूँ दिस इज़ मी, और आपको ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा। यू वॉन्ट दिस पर्सन और नॉट, आप पहले बता दो। और मैंने खुद को कभी ना तो बदलने की कोशिश करी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है। पीपल शुड लाइक दिस। ऐसे लोगों के साथ में मुझे लगता है बहुत सुरक्षित है रहना, जो लोग हमें पता है कि कहाँ तक जाएंगे और क्या करेंगे। मेरी स्ट्रेंथ थी ये ट्रूथफुलनेस, ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता, जो मैं वाक्षी को पल पल की बता कर चलता था। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैंने आज तक, चाहे हमारी रिलेशनशिप 1.5 साल 2 साल की रही हो, मैंने उससे एक छोटी से छोटी चीज़ भी कभी नहीं छुपाई। छोटा सा छोटा धोखा भी कभी नहीं दिया। धोखा भी उसी को कहा जाता है जब आप किसी से कुछ छुप कर कोई काम करो। अपने कुछ प्लस पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव थे, और इसके साथ में ये चीज़ हुई। उसका जन्मदिन आया, बात कर नहीं सकते थे, तो मैंने पानीपत में वो थी, तो तब तक कुछ वेबसाइट्स आ गई थी जहाँ पे आप ऑर्डर करते थे, तो दूर रहने वाले व्यक्ति को भी आप जो है
अपने कोई गिफ्ट या कुछ भिजवा सकते थे। उसका बर्थडे आया, मैंने उसके पिताजी को जो था वो मतलब उसके ही घर पे रात को 12 बजे एक केक और वो भिजवा दिया। उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला और वो केक और वो जैसे ही पहुंचा तो रात को ही मेरी माताजी को फ़ोन करा और कहा तुम्हारा लड़का मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। मेरी माता पिता के पास आया। मेरे माता पिता ने कहा कि वरुण तुम ये क्यों कर रहे हो, और मैंने वापस जवाब दिया उनसे बोलो कि गिफ्ट अगर पसंद नहीं आया तो फेंक दे। मैं तो अपने माता पिता से डरता नहीं था वो फ़ोन पे ही थे शायद, और मैंने वहीं से बोला कि अगर गिफ्ट पसंद नहीं आया तो उनको बोल दो कि बाहर फेंक दे, ज़रूरी नहीं है लेना, लेकिन अगर लड़की का बर्थडे है तो गिफ्ट तो आएगा। और ये मैंने सीधा सीधा फ़ोन पर बोल दिया। उससे अगला बर्थडे पहुंचा, 1 साल गुज़र गया, हमारी बात नहीं हो रही। अब तक हमने एक दूसरे से बात करना ही शायद बंद कर दिया था। एक दूसरे के बस प्रोफाइल को देखते थे, खुश होते थे, सुखी सा महसूस करते थे। ज़िंदगी में अब कोई और चाह नहीं थी, आराम से ज़िंदगी में दोनों आगे मूव कर रहे थे। बस संपर्क एक दूसरे से करना बंद कर दिया था, बस एक दूसरे को देखकर खुश होते रहते थे। क्योंकि अब भी अगर उसे संपर्क किया जाएगा, अब उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया था। कभी कभी मैं तड़पता था या परेशान होता था तो मैं उसे मेल कर देता था या मैसेज कर देता था, उसका वो कोई रिप्लाई नहीं करती थी। उसके फेसबुक पोस्ट और ये सब देख के महसूस होता था कि उसकी ज़िंदगी में अब कितना खालीपन आ चुका है। पता चल जाता था दूसरे के प्रोफाइल को देख के। यहाँ बैठकर बस मैं यही चिंतन करता था कि अब कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वापस आने की तो बस एक शर्त थी, और शर्त पे धर्म अनुसार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही था। 1 साल गुज़र गया, फिर दोबारा उसका बर्थडे आया, फिर दोबारा मैंने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया। इस बार उसके पिताजी ने मेरी माताजी को कॉल नहीं किया, इसकी बार उसके पिताजी ने मुझे कॉल किया। मैं उस समय नजफगढ़ में था। मैं आज भी जानता हूँ तब तक शायद मैं एरिया मैनेजर बन गया था। यस, मैं एरिया मैनेजर बन गया था। मैं नजफगढ़ में था, उसके पिताजी का कॉल आया। उन्होंने कहा वरुण तुमने वाक्षी के बर्थडे पर फिर से गिफ्ट भेजा। मैंने कहा हाँ, मैंने फिर से गिफ्ट भेजा। परेशान होकर उन्होंने कहा कि मैंने कभी तुमसे ये बात कही नहीं, लेकिन आज कहता हूँ कि मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो। तो उसके पिता के शब्द थे। ये सारे एपिसोड होने के 2 साल के बाद में ये आपको बताता है। उस दिन मुझे पता चला ना उसके पिता गलत हैं, ना मैं गलत हूँ, ना वाक्षी गलत है। लेकिन जब भाग्य एक दूसरे से अलग करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वक्त जब एक दूसरे के बीच में कोई चीज़ करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वो दर्द है जिसको आपको झेलना है, क्योंकि जब भाग्य की लाठी चलती है तो चलती है। क्यों चल रही है कोई नहीं जानता। हार्ट्स आर रिपिंग अपार्ट, दिल टूट रहे हैं, बिखर रहा है सब कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके पिताजी ने मुझे कॉल करके बताया, मैं जानता हूँ वरुण तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, और इसको मैं आज से नहीं, जिस दिन से पहली बार मेरी बच्ची ने बताया तब से मैं जानता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि तुम दोनों की कुंडली नहीं मिलती। मैं एक नहीं 5-6 जोशियों को दिखा चुका हूँ। मेरी बच्ची तेरे साथ शादी करके खुश नहीं रह पाएगी, इसमें तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं अपने जीते जी जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं दे सकता किसी ऐसे व्यक्ति के पास। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तू मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, तू एरिया मैनेजर है किसी कंपनी में, तू कितना कमाता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी की कुंडली और तेरी कुंडली विवाह के लिए नहीं बनी हुई। जब उन्होंने ये बात बोली तब शायद मैंने भी इसे भाग्य का खेल समझ लिया कि जो समय मैंने बिताया उसके साथ वो बिताया, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अमूल्य समय में से एक है। लेकिन तब मैंने भाग्य की इस कहानी को समझा कि हम दोनों करीब आते थे, क्यों वो बार बार लड़ाई होती थी, फिर दूर जाते थे, फिर पास आते थे, फिर लड़ाई होती थी, फिर दूर जाते थे।
और जब मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू करा तब तो मुझे ये कहानी और ज़्यादा समझ में आने लग गई। और इस चीज़ पर हमें पछतावा भी नहीं है, क्योंकि आज अगर वो मेरी पत्नी होती भी तो हम फिर सुबह लड़ रहे होते, हम दोपहर में अलग होते, फिर हम रात को लड़ रहे होते, फिर अलग होते, और जीवन में मुश्किलें सच में बढ़ चुकी होती। जब कुंडली नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। और ये लेसन उन सब बच्चे बच्चियों के लिए लेसन है कि जब भी किसी के साथ फिज़िकल हो, जब भी किसी के साथ जीवन के अंदर आगे समय बिताने की कोशिश करो, भगवान के लिए कुंडली मिलवा लो, पहले मिलवा लो, पहले मिलवा लो। अगर वो कुंडली में साथ नहीं है, दूर हट जाओ, क्योंकि अगर दूर नहीं हटोगे तो ये प्यार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कुआं है जिसमें जितने गहरे जाओगे कीचड़ की तरह होता है, बाहर निकलने में उतना ज़्यादा दर्द होगा। शुरू में जब माता पिता बोलेंगे, जब कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा या कोई बोलेगा, आपको लगेगा कि मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे उसी से संपर्क करना है, ये लोग मुझे क्यों टोक रहे हैं, क्यों गलत कह रहे हैं। मैंने आपको सीधा सीधा प्रमाण दिया है, जब वक्त और भाग्य नहीं चाहता तो नहीं चाहता। वक्त और भाग्य अगर आपको नहीं मिलाना चाहता, इस धरती पर कितनी भी ताकत लगा लो, तुम नहीं मिल पाओगे, नहीं मिल पाओगे। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में पूरी ताकत है, आज पूरा देश इस वरुण कुमार के लिए कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी दुआएं दे रहा है। क्या आज वो मुझे नहीं देखती होगी वाक्षी? क्या आज वो मुझे नहीं सुनती होगी? वो आज भी मुझे सुनती है। ये वीडियो भी बन रही होगी तो ये उसे देख रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने विवाह कर लिया, मेरे आज बच्चे हो गए, उसने आज तक विवाह नहीं किया, उसने आज तक विवाह नहीं किया। अभी आगे आपको बताऊंगा कि मेरे विवाह की कहानी कैसे बनी, क्योंकि हम दोनों अपने जीवन में एक ऐसा खालीपन ले चुके थे जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी में किसी और व्यक्ति की चाह ही नहीं थी। फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि मैं उसे मेंटेन नहीं कर पाया। मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी अभी प्रेजेंट की धर्मपत्नी का आना हुआ और मैं उसे ना नहीं बोल पाया, जबकि उसके पहली बार कदम रखते हुए मेरे शब्द ये थे कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, मैं वाक्षी से ही प्यार करता हूँ, ज़िंदगी भर उससे प्यार करता रहूँगा। लेकिन फिर भाग्य जो चाहता है भाग्य करवाता है। मेरी ज़िंदगी में भाग्य और वक्त ने करवाया है मुझसे, और मुझे ये बताया है कि देख तू कुछ भी नहीं है, जो मैं चाहूँगा वो होगा। अभी आगे आगे आप कहानी जब देखेंगे तब आपको महसूस होता जाएगा बेसिकली अब किस टर्बुलेंस से मैं गुज़रता हूँ आगे आगे चल के। जब वाक्षी का ये एपिसोड चल रहा था और जब मैं बहुत परेशान था, जब तक मैं पानीपत नहीं गया था ये जहर की बोतल लेकर, मुझे आज भी याद है, मैं जब परेशान बहुत ज़्यादा था तो मैंने उनके पिता को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र के अंदर मैंने रामायण महाभारत से निकाले हुए वो एपिसोड्स बताए थे कि क्यों तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हें मुझसे करनी चाहिए, मैं क्यों तुम्हारी बेटी के लिए सबसे काबिल इंसान हूँ। ऐसा करके मैंने एक पूरा पत्र लिखा था, ये बताने के लिए कि मैं वाक्षी से कितना प्यार करता हूँ। समस्या ये थी, जैसे वो पत्र पहुँचा, उस पत्र की कॉपी उन्होंने मेरी माताजी को भेज दी। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा रामायण बता रहा है, महाभारत बता रहा है, काम रावण वाले कर रहा है। उनके माता पिता को ये डर था कि वो जानते थे मेरी कॉलेज के किस्से और ये सारे किस्से, उन्हें ये डर था कहीं मेरी बेटी को किडनैप ना कर ले। बीइंग अ बैड मैन, मतलब ये चीज़ बताती है कि हमारा खौफ कितना था। धर्म का पालन करने वाले थे, इसीलिए कभी कुछ गलत किया भी नहीं, कभी करने का मन भी नहीं था, और मैं ये कहूँगा कभी करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए बच्चों को संस्कारों में धर्म देना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े हमने किए, गलत काम किए, लेकिन हमेशा धर्म की तरफ रहते हुए किए। अधर्म की तरफ रहते हुए करते तो शायद आज इतना नाम पूरे देश में नहीं कमा पाते। आने वाले समय में तो और समय बहुत सुनहरा होने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगले 10-15 सालों में जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, इतिहास
अभी भी रचा है, आगे भी रचेंगे, और इसको वाक्षी और उसके पिता देखकर हमेशा गर्व महसूस करेंगे। जब ऐसा समय हुआ था जब उनके पिताजी ने इस तरीके से मुझे घर से बाहर निकाला था, मूंछ बहुत बड़ी थी ना, ईगो बहुत बड़ी थी, तो जब घर से उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था, मेरे भाई लोग लेकर आए थे मुझे, मेरी हालत जब ठीक हो गई थी, तो मैंने खुद से वादा किया था मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि एक दिन इसी घर को ख़रीदूँगा, और इस घर को ख़रीद कर पूरे के पूरे घर को नेस्ता नाबूद करूँगा, और वहाँ पर केवल एक ही मूर्ति रहेगी, वो रहेगी मेरी वाक्षी की। वो कभी हो नहीं पाया, और फिर जब 2 साल बाद उनके पिताजी का फ़ोन मेरे पास आया, जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, लेकिन बेटा कुंडली नहीं मिलती, उस दिन उन्होंने मुझे बेटा बोल के संबोधित किया था। तो बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊँगा तुमसे। तो वो शब्द सुनने के बाद में मेरे दिमाग से जुनून हट गया। नहीं तो पागलपन की हद ये होती है, अगर शायद उस दिन वो फ़ोन पर ये शब्द मुझसे नहीं कहते, तो शायद आज छोड़ता नहीं। वो दिमाग के अंदर जो सुकून, मतलब वो जो घुसी हुई थी ना बात सनक पने की, अगर मैं अपने ज़िंदगी में ये मानता होता कि उनके पिता की वजह से, वो तो एपिसोड ऐसा हुआ कि मैं वाक्षी से दोबारा मिला और अब खेल ही अलग हो गया था, जिसमें मैं और वो कह रही है वानी को हटाओ जीवन से, मैं कह रहा हूँ मैं वानी को नहीं हटाऊँगा। तो अब लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं रहा ना, अब तो एक सिचुएशन आ गई, आप सिचुएशन मान लो। नोबडी सेइंग नो टू द मैरिज। 5-6 महीने बाद तो वो खुद मुझसे मिल के कह रही है ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, एक ही चीज़ तो है, तुम्हें वानी से बस ना करनी है। अब ये देखो, ये पागलपन ही है कि मुझे वानी से कुछ चाहिए नहीं, मैं वानी के साथ समय नहीं बिता रहा, मैं उससे मिल नहीं रहा, मैं उससे कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके साथ में, बस मैं उसे दुख नहीं देना, मैं उसके दुख का कारण नहीं बनना चाहता, दैट्स द रीज़न। ये भीष्म पितामह वाले काम होते हैं, आप समझ रहे हो। भीष्म पितामह के सामने जो है पूरा महाभारत का युद्ध चल रहा है, एवरीबडी सेइंग, भीष्म पितामह से सिर्फ एक कह रहे हैं कुछ भी नहीं करना, जस्ट से कि मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं नहीं, मेरी तो प्रतिज्ञा है। अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे भैया पूरा महायुद्ध छिड़ जाएगा, व्हाट कैन आई डू, हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ये जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि रामायण महाभारत देखते जाओ, हमेशा इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अल्टीमेटली तो लंबे समय में तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। अब आपके सामने बैठा हूँ, बहुत सब कुछ सीख कर जान कर ही तो बैठा हूँ ना। अल्टीमेटली तो इट्स सुख एंड शांति जो आपको चाहिए वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। आज कितनी बार वीडियोस में मैंने बताया मैं प्राप्त कर चुका हूँ, तो वो तो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली तो ये चीज़ है ना। तो आज अब हम एक दूसरे को बर्थडे भी विश नहीं करते हैं, अब जीवन में संतुलन आ चुका है। मुझे लगता है कि वाक्षी शायद आज भी मेरे जीवन को देखती है। सच बताऊं तो अच्छे काम करने के, समाज सेवा करने के और बढ़िया काम करके जीवन में जाने का एक रीज़न ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी वाक्षी और उसके पिता देखें तो उन्हें कभी पछतावा ना हो, कि उन्हें ये ना लगे इस लड़के को ना बोलकर हमने अच्छा किया, ये सच में हमारे प्यार के लायक नहीं था। बस मैं ज़िंदगी में यही चाहता हूँ। अब ज़िंदगी जब बीत जाएगी, प्राण हम त्याग देंगे, 2 आंसू तो वो भी बहाएगी, और वो बहाएगी तो ये कैसी लव स्टोरी है जिसका ऐसा एंड होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करके चलता हूँ। आप आज भी वीडियो में आपने देखा होगा, जो 2 साल बाद क्या संकट हो सकता है मैं उसकी प्लानिंग करके चलता हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं वाक्षी के साथ प्लान करता था फ़ोन पर, तो हम परम्यूटेशन, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते थे। तुम्हारे पिता ये कहेंगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे पिता ये कहेंगे तो क्या करूँगा, ऐसा होगा तो क्या करूँगा। वक्त और भाग्य इस तरीके से टर्न लेगा, ये दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था। इसीलिए वक्त और भाग्य की ताकत को मैं मानता हूँ। इसीलिए आज भी
चाहे कितने भी तुर्रम खान हम खुद को समझें, मुझे पता है जब वक्त और भाग्य अपनी दिखाने पर आएगा तो चींटी के समान मसल देगा, कहेगा तुम कुछ भी नहीं हो भाई, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, कह लो जो कितना कहना है, तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग विल हैपन। ये कहानी थी मेरी और वाक्षी की जब उससे अलग हुआ। दैट इज़ द रीज़न कि ये नाम वाक्षी डला, क्योंकि उस समय पर जब अलग हुआ तो मैंने कहा जॉब छोड़ने के बाद नहीं, ये जो वाक्षी नाम है अब जानो सच्चाई। जब हम फ़ोन पे बात करते तो ये सोचते थे, हर कपल जो है सोचते हैं लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। तो मैंने उससे इच्छा उस समय पे व्यक्त की थी जब फ़ोन पे बात करते थे, और वरुण और सेकंड नेम एंड द नेम इज़ वाक्षी। तो मैंने कहा था कि मेरी बेटी का नाम जो होगा ये वाक्षी रखेंगे। जब उससे अलग हो गए तो ज़िंदगी के अंदर बस यही रहा कि तब मैंने जब अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि 2016 तक हमारी ये कहानी चली थी, 2016 से 17 के अंदर ही मैंने अपने नए बिज़नेस को स्टार्ट करना था। थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो इस बिज़नेस का नाम फिर मैंने रखा वाक्षी। तब तक मेरी जो अभी धर्मपत्नी है उससे साथ में 1 साल 1.5 साल लगा, हमें 2 साल, और फिर हमारा विवाह जो है वो 2018 में हुआ है, 18 या 19 में, ध्यान भी नहीं है कब हुआ है, 2018 या 19 में मेरा और आंचल का विवाह हुआ। हमारी पहले पुत्री हुई। मैंने कहा इस बेटी का नाम रख दो वाक्षी, वरना पूरी ज़िंदगी दुनिया पूछती रहेगी वाक्षी का नाम क्यों रखा, क्या जवाब दोगी। उसने कहा दुनिया बाढ़ में जाए, मैं अपनी बेटी का नाम वाक्षी नहीं रखूँगी, इसका नाम वाक्षी नहीं रखा जाएगा। कुंडली देखो, कुंडली के नाम से क्या नाम रखा जाता है वो रखो, मर जाऊँगी, वाक्षी नाम अपनी बेटी का नहीं रखूँगी। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसका नाम वाक्षी रखना चाह रहा था, मैं रख सकता था, बट मैं इसीलिए नहीं कहता बिकॉज़ एक औरत के लिए दूसरी औरत को सहन करना मुश्किल तो होता है। ये सारी कहानी मेरी जो आज की पत्नी है वो जानती है, उसे पढ़ती है, कई बार पढ़ चुकी है। शायद ये वीडियो भी जब बनेगी उसे पता चल जाएगा, वो इसे देखेगी, वो भी रोएगी, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व ही महसूस होगा। जैसे भी हैं, थोड़े अच्छे हैं, बुरे तो हैं लेकिन कम बुरे हैं, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इतना निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है, इतना काफ़ी है। चलिए, तो ये ज़िंदगी का वो कठिन समय था जब मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को भी टच किया है, वो यही समय था। और यहीं से मैं समझा था कि वक्त की ताकत कितनी है। उस दिन समझ जाओगे तुम वक्त की ताकत, जिस दिन 36 घंटे 48 घंटे तक सोने को नहीं मिलेगा। जिस दिन सोने जाने लगोगे और सोते हुए ये लगेगा कि जैसे कोई तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर से खींच के लेके जा रहा है, तुम्हें सोते हुए डर लगेगा। एक ऐसे मोमेंट को मैंने इतने करीब से महसूस किया है कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो अंदर तक सिहर उठता हूँ। और उस वक्त की ताकत को मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा समय बार बार आया तो कैसे काम होगा। ईश्वर का आशीर्वाद है, आज अच्छे से सो पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को कहूँगा कि रात को अगर चैन की नींद ले पा रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है, जिस दिन वो नींद खींच लेगा उस दिन कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक नींद ही मांगोगे। हमें भोजन मिलता है, हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हमें पानी मिलता है, हमें धन्यवाद नहीं करते। हमें नींद मिलती है, हमें सांसें मिलती है इस प्रकृति से, हम धन्यवाद नहीं करते। जब ये नहीं होता तब इंसान को केवल यही चाहिए होता है। ये ताकत है, इस ताकत को महसूस करना भी ज़रूरी है। आगे भी लव स्टोरीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं, लव स्टोरीज़ आगे भी चलेंगी, देखेंगे आगे आगे कैसे इसमें टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। भारत वंदे मातरम।